करेंगे और ये चर्चा प्रश्न उत्तर के साथ होगी। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर सौरभ वाजपेयी। और मेरा प्रश्न है कि कि जो भारत है विविध सभ्यताओं से बना है, इसके क्या मायने हैं और क्यों भारत का इतिहास महत्वपूर्ण है? देखिए, बहुत बहुत अच्छा सवाल है और ये पहला सवाल ऐसा बुनियादी सवाल है जहां से सारी बातें आगे बढ़ेंगी। जिसको हम आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं या भारत का विचार कहते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे ये भारत का जो विचार है ये पिछले 200-250 सालों के दौरान विकसित हुआ। कुछ लोगों को लगता है कि यह पिछले तकरीबन 100-150 सालों में विकसित हुआ जब हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। लेकिन अगर हम सही मायनों में देखें तो भारत का जो ये विचार है ये हमेशा से इस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के भीतर इसके लिए एक बहुत ही वृहद और व्यापक स्वीकृति रही है। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब हम बात करते हैं कि आखिर विविध सभ्यताओं या संस्कृतियों से बने भारत का मतलब क्या है, तो हमें यह भी जरूर समझ लेना चाहिए कि दरअसल पूरी की पूरी दुनिया अगर हम देखें तो किसी न किसी रूप में बाहर से आए हुए लोग अलग अलग समय में अलग अलग समूहों में आए हुए लोगों से मिली हुई है। मैं आपको बताऊं सुमित कि अमेरिका के अंदर क्योंकि अंग्रेजों का एक पूरा समूह अमेरिका गया। कोलंबस ने अमेरिका को खोजा, फिर वो अंग्रेज वहां जा करके बस गए और वहां बसने के बाद उन्होंने अपने ही मातृ देश या ना उनका जो मदर कंट्री हुआ करता था ब्रिटेन, उसके खिलाफ ही उन्होंने लड़ाई लड़ी, अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता जीती। और फिर धीरे धीरे उसके विकास क्रम में यूरोप के तमाम अलग अलग इलाकों से, जैसे आयरलैंड से बहुत बड़ा माइग्रेशन हुआ, यूरोप के अन्य देशों से जैसे जर्मनी से बहुत बड़ा माइग्रेशन हुआ, नीचे मैक्सिको से माइग्रेशन हुआ, लैटिन अमेरिका के लोग गए और आज तो आप जानते ही हैं कि भारत से और एशिया से भी तमाम लोग जाकर के अमेरिका में बसे। तो उन्होंने वहां के इंटेलेक्चुअल्स ने बहुत सायास रूप से अपनी जनरेशन्स को ये सिखाया पढ़ाया कि अमेरिका जो है वो अप्रवासियों का या इमिग्रेंट नेशन। तो धीरे धीरे एक माहौल बन गया कि देखिए अमेरिका का इतिहास यह है कि हम यहाँ मिलजुल करके एक बहुत बड़ी आबादी रहती है। अब उसके बीच में तमाम समस्याएं भी आई, जैसे बहुत बड़ी निग्रो पॉपुलेशन, जो स्लेव्स थे, जो दास थे, किसी समय में बहुत बड़ी संख्या में अमेरिका में पहुंचे, तो उनके साथ एक विभेद भी होता रहा। लेकिन कहीं ना कहीं एक मजबूत एक जो है स्वीकृति इस बात की बन गई कि अमेरिका भी एक इमिग्रेंट नेशन है। हमें इस बात को बार बार दोहराने की जरूरत है और मैं मैं इस बात को बार बार दोहराता रहता हूं कि देखिए अगर हम इस बात को समझना चाहें तो अफ्रीका से विभाजित होकर के रामापिथेकस नाम का जो एक एप था, उसकी ब्रांच जब हिंदुस्तान में आई थी तो शायद हिंदुस्तान में आने वाले वो पहली माइग्रेंट पॉपुलेशन थे। और उसके बाद हम धीरे धीरे अगर हम ज्ञात इतिहास के भी बारे में बात करें तो जैसे हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता का एक स्थान हुआ करता है राखी गढ़ी, और राखी गढ़ी के कुछ फॉसिल्स की डीएनए स्टडीज कहती हैं कि ये पूरा हड़प्पा सभ्यता जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, राजस्थान के बड़े इलाके में फैल गई थी, वो द्रविड़ लोग थे। और उन द्रविड़ों के बाद अगर हम हड़प्पा के बाद बात करें तो फिर वैदिक युग की बात करें, और निश्चित रूप से वैदिक काल में जो लोग थे जिन्होंने गंगा यमुना के दोआब पर आकर के अपना राजनीतिक प्रभुत्व बनाया और भारत में आकर के घुल मिल गए, वेदों की रचना की, वो निश्चित है कि आर्य हुआ करते थे। अब इस पर भी जो है संघ परिवार और दक्षिणपंथी समूह कहते हैं कि नहीं, आर्य भारत में ही थे, लेकिन कम से कम इतना मान लेते हैं कि हाँ वो आर्य थे। तो आर्य भी भारत आए। और इत्तेफाकन मैं कहूं कि अगर देशी विदेशी की हम कैटेगरी बनाने लग जाएं तो मेरे जैसे जो लोग हैं वो तो पहले ही जो है सबसे पहले विदेशियों में एक मान लिए जाएंगे। तो इसलिए इस बहस में मैं पढ़ने से हमेशा कहता हूं कि लोगों को बचना चाहिए। एक दफा ऐसी कुछ बात चल रही थी, मैं हरियाणा में कहीं बोल रहा था, तो क्वेश्चन आंसर के सेशन में एक लड़के ने एक सवाल किया। उसने कहा कि सर ये मुसलमान तो विदेशी हैं, इनको तो बाहर निकाल दिया जाना चाहिए, और ये क्यों आखिर यहाँ पर हिंदुस्तान में रुके हुए हैं, पार्टीशन के समय इनको पाकिस्तान जाने जाना चाहिए था।
तो मैंने कहा कि देखो, मैं अक्सर तो जाति नहीं पूछता हूँ, लेकिन मैं किसी वजह से क्या ये पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं? तो उसने अपना नाम बताया और मैंने कहा, आप जाट समुदाय से आते हैं? उन्होंने कहा, जी हाँ, मैं जाट समुदाय से आता हूँ। तो मैंने बोला उनको कि देखिए, जो जाट हैं वो दरअसल सीथियंस हैं, या वो आर्यंस की एक ब्रांच थे जो ईरान में आकर बस गए, और वो फिर सीथियनों ने भारत पर हमला किया, और फिर वो सीथियन भी भारत में आकर के बस गए। और वही अब आज के समय में वो जाट समुदाय वो भारत का अभिन्न हिस्सा है। तो अगर आप देशी और विदेशी खोजने निकलेंगे, तो फिर हमें लगता है कि आखिर में केवल पत्थर, नदियां और पहाड़ बचेंगे, इसके अलावा तो लोग यहाँ हिंदुस्तान में बचेंगे नहीं। तो कहने का अर्थ ये है कि हिंद यवन आए, आर्यों के बाद में फिर शक आए, पल्लव आए, हूण आए, और उसके बाद अरब आ गए 7वीं शताब्दी के आसपास में। उसके पहले क्रिश्चियंस आ गए थे। मतलब जिस समय में, मतलब जिस ईसवी में ईसाई धर्म जो है शुरू हुआ, उसी के बाद हिंदुस्तान में ईसाई आ गए, और फिर अरब आ गए, अरब के बाद तुर्क आए, मुगल आए, और मुगल के बाद अंग्रेज आए। देखिए, यहाँ पर एक फर्क करना बहुत जरूरी है कि मुगल जो हैं वो हिंदुस्तान आ गए 1526 से। आप उनका इतिहास हिंदुस्तान में शुरुआत मान सकते हैं, या अकबर की ताजपोशी से मान सकते हैं कि जब अकबर राजा बन गया, उसके बाद तो लगातार, कम से कम सांकेतिक रूप से ही सही, लेकिन 1857 के बाद जब मुगल शहजादों की हत्या कर दी गई, तो उस समय के बाद में फिर मुगलों का राज खत्म हुआ। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी उसके पहले जो है मुगलों के ही बादशाह को सर्वोच्च प्रतिनिधि मानती थी, भले ही उसकी ताकत कुछ ना रह गई हो। तो एक लंबा इतिहास रहा मुगलों का। लेकिन अंग्रेज हिंदुस्तान में आए और कभी इस देश के हुए नहीं। तो अगर हम सही मायनों में किसी को विदेशी कह रहे थे और समझ पा रहे थे, तो हमने ये माना कि ये अंग्रेज हिंदुस्तान को अपना घर नहीं मानते हैं, और ये इनका आधा दिल तो यूरोप में लगा रहता है, और इसीलिए हमारा शोषण करते हैं और यहाँ का पैसा विदेश भेज देते हैं। यही तो शिकायत हुआ करती थी ना हम हिंदुस्तानियों की, क्योंकि मुगलों ने यहाँ का जो पैसा है वो ऐसा नहीं था कि अपने अपने जो है मूल देशों में भेज दिया हो। भारत का पैसा सोख कर वो अपने देश में नहीं भेजते थे, उन्होंने इसी को अपना देश मान लिया। बाबर आता है, वो हुमायूं को हिदायत देता है, हुमायूं अकबर को हिदायत देता है कि हिंदुस्तान में कैसे रहो, कैसे सबको साथ में लेकर रहना है। अकबर की नीति के बारे में हम बार बार बात करते हैं। मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि वैसे तो जो हनुमान जी हैं उनका आप जो इतिहास है वो मतलब माइथोलॉजिकली और पीछे चले जाते हैं, वाल्मीकि रामायण तक जो है हनुमान जी का उल्लेख आपको मिलता है। लेकिन उनकी जो पहली चित्रित जो फोटो है, पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट है रामायण की, रामचरितमानस की, वो अकबर ने अपने अपनी जो है चित्रशाला में बनवाई। तो वो जो कैलेंडर हमारे सामने आज हनुमान जी का है, वो तो अकबर ने सबसे पहली बार बनवाया। तो इतना घुल मिल गए, और इतना घुल मिल गए कि आप समझिए कि सूफिज्म और भक्ति की जो परंपरा है वो आपस में मिल गई, जिनको बाद में हम सूफी संत परंपरा कहने लग गए। या हम देखें कि हमारा संगीत, हमारा म्यूजिक इतना घुल मिल गया। अब बहुत से कम लोगों को पता है कि जो ध्रुपद है, बहुत ही प्राचीन और पुराने समय से ध्रुपद शैली में हम गायन करते थे, लेकिन बाद में उसमें नई नई जो है तरीके के जो है इनपुट्स आते चले गए, इम्प्रोवाइजेशन होते चले गए, और ख्याल शैली बन गई। अब वो ख्याल शैली क्या है? ख्याल शैली में आलाप होते हैं। और मैं आपको बताऊं बड़ी दिलचस्प बात, कि कुछ समय पहले मैं यूट्यूब पर कुछ देख रहा था। मुझे एक पाकिस्तान के एक कव्वाल थे, उन कव्वाल की कव्वाली मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। उसमें एक कव्वाली मुझे सुनाई दी, और पाकिस्तान में बैठकर, और लोगों का झुंड है, बढ़िया एक पान दबा करके वो कव्वाली गा रहे थे, और कव्वाली के बोल थे कि कन्हैया याद है कुछ तो हमारी। और वो कन्हैया की प्रशंसा में गीत गा रहे हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए। तो ये सिंक्रेटिक कल्चर हिंदुस्तान में, जिसमें हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मार्फत, अपनी राजनीति, अपने आइडिया ऑफ इंडिया के मार्फत जिसको जिंदा रखा, वहां तो ये बेहद मजबूत है ही है। लेकिन आप पाकिस्तान, जो जिसने की एक फिरका परस्ती या कूप मंडूकता जैसी राह पकड़ ली, वहां भी आज तक ये सिंक्रेटिक, उसी तरीके से सिंक्रेटिक कल्चर जिंदा है। और मैं आखिरी बात कहकर के इस प्रश्न के आगे बढ़ूंगा कि इसका एक बृहत्तर स्वीकार भी है, मतलब एक लार्जर एक्सेप्टेंस है। वो लार्जर एक्सेप्टेंस
अगर मैं बहुत अच्छी आपको मिसाल देना चाहूं तो स्वामी विवेकानंद, जिनको कि भाजपा और आरएसएस के लोगों ने किस तरीके से मिस अप्रोप्रिएट किया है, मुझे काफी दुख होता है, कई बार बड़ा दुख होता है। क्योंकि अगर स्वामी विवेकानंद जी का सबसे प्रसिद्ध जो भाषण है, शिकागो का जो उनका स्वागत भाषण है, उसको ही आप ढंग से पढ़ लें या सुन लें तो आपको पता चल जाता है कि वो कह क्या रहे हैं। पहली चीज तो वो कह रहे हैं अपने धर्म और संस्कृति पे गर्व करते हुए कि मुझे गर्व है कि मैं ऐसे देश से आया हूं जिसने पूरी दुनिया के धर्मों को शरण दी है। और फिर वो पारसियों का जिक्र करते हैं और वो कहते हैं कि हमारा देश आज भी पारसी लोगों को अपने हृदय में स्थान देता है और उनको पालता पोसता है। दूसरी बात वो क्या कहते हैं कि सांप्रदायिकता और धर्मांधता ने पूरी दुनिया में न जाने कितनी बार मैसाकर किए हैं, रक्तपात किए हैं, और अगर सांप्रदायिकता और मदान्धता नहीं होती तो शायद ये दुनिया आज से बहुत बेहतर होती। तो मैं अगर उन्हीं का एक प्रतीक या जिनको उन्होंने अप्रोप्रिएट या मिस अप्रोप्रिएट कर लिया है, स्वामी विवेकानंद के हवाले से ही कहूं तो इस तरीके की जो विविध सभ्यताएं और संस्कृतियों से बना हुआ भारत और भारत का विचार है, वो हमारा मूल विचार है, हमारा मूल डीएनए है। बहुत खूबसूरती से आपने हमें समझाया इन सभ्यता के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में। एक तरफ जहां भारत का इतिहास विभिन्न संघर्षों, त्रासदियों और हिंसक जुनून के क्षणों से भरा हुआ है, वहीं हमारा इतिहास, जैसा कि आपने बताया कि अलग अलग परंपराएं आई, उन्होंने हमें दयालु, सहिष्णु, मानवीय और आत्म संयमित होना सिखाया। तो वहीं दूसरी तरफ आज उसी इतिहास को कल्पनाओं के चश्मे से देखा जा रहा है। कौन लोग हैं इसके पीछे और इसका एजेंडा क्या है? देखिए सुमित, अगर मैं इस पर पूरी बात कर सौरभ जी, एक मिनट वापस आप अनम्यूट कीजिए प्लीज एक बार। या अभी ठीक है आशुतोष भाई? हाँ जी 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 जी, अभी आवाज आ रही है? ठीक जी, अब मैं शुरू करूं? जी बिल्कुल जी। तो सुमित, मैं चार जो है अलग अलग प्रवृत्तियों पे बात करना चाहूंगा और बड़ी दिलचस्प बात है, सारी बात खुल जाएगी एकदम। सांप्रदायिक इतिहास लेखन या कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी। मैं एक इतिहास का छात्र होने के नाते, शिक्षक क्या, हम लोग हमेशा छात्र ही होते हैं, तो एक इतिहास का छात्र होने के नाते हम कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी के बारे में पढ़ते थे। और कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी का जो एक स्कूल है, स्कूल ऑफ थॉट है, वो हमेशा से रहा है। उसमें बहुत बड़े बड़े इतिहासकार भी रहे हैं, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जब तक इतिहास लेखन या हिस्टोरियोग्राफिकल रेल्म के अंदर, उसके दायरे के अंदर रहते हुए किसी अलग नजरिए से, किसी सांप्रदायिक नजरिए से इतिहास पर बात की जाती थी, तो वो इतिहास लेखन की परंपरा में हम उसको स्वीकार भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसको नकार देते हैं। जैसे आप किसी भी अगर इतिहास लेखन की अच्छी टेक्स्ट बुक के बारे में बात करिए तो आपको बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट के साथ में कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी भी दिख जाएगी। और उसके लिए एक ठीक है कि मेथोडोलॉजिकली आप ठीक हैं, आप हमारी जो इतिहास लेखन के जो मूल सिद्धांत हैं उनका मोर और लेस पालन करते हैं। हमारे आपके इंटरप्रिटेशन और कभी कभी सोर्स बेस में अंतर होता है, तो उतना स्वीकार होता था। लेकिन उसके बाद क्या शुरू हुआ कि डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री शुरू हो गया। अब वो डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री जो था, उसमें तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना शुरू कर दिया गया कि एक ही तथ्य, उसको कहना कुछ और है, उस तथ्य के माध्यम से उसका मैसेज कुछ और है, उसका रीडिंग कुछ और है, लेकिन आप उसको डिस्टॉर्ट कर दें और डिस्टॉर्ट करके फिर उस सोर्स को इस्तेमाल करें और इतिहास लेखन का दावा करने लग जाए। उसके बाद में क्या हुआ, एक तीसरा चरण भी आया। तीसरा जो चरण था वो था फॉल्सिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। वो फॉल्सिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री को कहेंगे कि उसे झूठ बना दो, मतलब तथ्य नहीं है फिर भी उसको तथ्य बना दो। अगर आप मुझे इजाजत दें तो एक बड़े दिलचस्प कहानी सुनाऊं, क्योंकि हम मुगलों और खास तौर पर मुगल तो हम सब समझते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ एक घृणा अभियान जो है वो चल रहा है, और उसकी वजह से कभी मुगल, कभी सल्तनत और कभी जो है टीपू सुल्तान, उसको मुद्दा बनाया जाएगा। मैं बड़ी दिलचस्प बात आपको बताऊं कि ये जो फॉल्सिफिकेशन, कैसे झूठे तथ्य
बना दिए जाते हैं, वो क्या होता है। हमारे एक बहुत बड़े इतिहासकार बीएन पांडे होते थे, उन्होंने कांग्रेस का सेंटेनरी हिस्ट्री भी लिखा हुआ है, बड़ी खूबसूरत इतिहास उन्होंने लिखा हुआ है बीएन पांडे ने। उड़ीसा के गवर्नर थे, कांग्रेस से जो है सांसद भी थे। तो एक बार वो उड़ीसा में थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे उनको इनवाइट करने गए कि सर हम लोग आपको किसी विषय पर मतलब बुलाना चाहते हैं, आप हमारे बीच में एक लेक्चर दीजिए। तो प्रोफेसर बीएन पांडे या विशंबर नाथ पांडे, उन्होंने उन बच्चों के हाथ में एक किताब देखी और किताब टीपू सुल्तान पे थी, और प्रोफेसर साहब उस समय काम कर रहे थे टीपू सुल्तान के ऊपर। तो उन्होंने उस किताब को पलटना शुरू किया। उस किताब में लिखा हुआ है कि ये इतने हिंदुओं की हत्या करके रोज पानी पीता था, इतने क्विंटल जो है जनेऊ ये रोज जब तक नहीं देख लेता था तुलवा करके, तब तक जो है ये खाना नहीं खाता था, ये क्रूर था, मदांध था, दुनिया भर का इतिहास। और प्रोफेसर विशंबर नाथ पांडे जो है, वो जो इतिहास पढ़ रहे थे वो एकदम अलग इतिहास था टीपू सुल्तान का। तो उनको लगा कि ये क्या है, ये आखिर कहाँ से शुरू हुआ। तो पता ये चला कि एक अंग्रेज था, और अंग्रेज जो है टीपू सुल्तान से सबसे ज्यादा नफरत करते थे। नफरत इसलिए करते थे कि मैसूर में हैदर अली यानी टीपू सुल्तान के पिता और टीपू सुल्तान, ये दो ऐसे शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों से कभी हाथ नहीं मिलाया। बाकी सभी ताकतें जो है वो कभी ना कभी अंग्रेजों के साथ कोलैबोरेट कर गई थी, लेकिन टीपू ने कभी हाथ नहीं मिलाया। और टीपू अंग्रेजों से इतनी नफरत करता था कि उसने अपने यहाँ एक खिलौना बनवाया हुआ था कि वो एक शेर है, और वो एक अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही के ऊपर वो चढ़ता है और उसको मार देता है, और वो अंग्रेज सिपाही की जो है चीख और उस शेर की दहाड़ सुनाई देती थी। वो टीपू के पास वो खिलौना रखा हुआ था। इतनी नफरत टीपू करता था, जाहिर सी बात है अंग्रेज भी उतनी नफरत करते थे। तो साहब मैं नाम से ज्यादा इसको नाम ले लेकर के बोझिल नहीं बनाऊंगा, लेकिन वो जो अंग्रेज इतिहासकार थे उन्होंने टीपू के बारे में लिखा कि टीपू ये था, टीपू वो था, ये तो हिंदुओं का हत्यारा था, उसको बहुत ज्यादा मलाइन किया। फिर जब ये पता चला कि ये साहब कहाँ से इतिहास लिख रहे थे, इनका सोर्स क्या है, तो इन्होंने कहा कि जो महारानी है, महारानी की अपनी लाइब्रेरी में एक किताब रखी हुई है, और वो किताब अब इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है। तो प्रोफेसर बीएन पांडे रिसोर्सफुल आदमी थे, उन्होंने अप्रोच किया वहां के लोगों को कि भाई ये वाली किताब मुझे ढूंढ करके दो। पता ये चला कि महारानी की उस लाइब्रेरी के अंदर उस नाम की कोई किताब कभी थी ही नहीं। अब ये क्या है, फॉल्सिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। एक काल्पनिक किताब जो महारानी के जो है जो क्वींस लाइब्रेरी के अंदर हुआ करती थी, उस काल्पनिक इतिहास के नाम पर एक अंग्रेज इतिहास लिख करके रख के चला गया। उसको क्रॉस चेक कोई करने वाला था नहीं, प्रोफेसर पांडे ने उसको क्रॉस चेक किया। लेकिन तब तक मतलब टीपू सुल्तान को बहुत बदनाम किया जा चुका था। और मैं हमेशा कहता हूं कि इतिहास लेखन में जो कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी के लोग हैं वो अंग्रेजों के मानस पुत्र हैं। उनको अंग्रेजों का लिखा इतिहास बहुत पसंद आ गया और टीपू सुल्तान के खिलाफ पूरा एक इन्होंने अभियान छेड़ दिया। और आज भी हम उसको देखते हैं कि बार बार कर्नाटक को इन्होंने कम्युनली पोलराइज करने के लिए टीपू सुल्तान के नाम का इस्तेमाल किया। अब चौथी चीज, जो जिस चीज से हम जूझ रहे हैं वो फॉल्सिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री भी नहीं, मतलब फॉल्सिफिकेशन तो हाई है, डिस्टॉर्शन भी है, कम्युनल इंटरप्रिटेशन भी है, लेकिन एक चरण और आगे पहुंच गए। और वो क्या है, फिक्शनलाइजेशन ऑफ हिस्ट्री। फिक्शन बन गया, मतलब मैं रात में सो जाऊं और मुझे सपना आ जाए, और सपने में जो कुछ मैंने देखा सुबह उसको फेसबुक पे लिख दूं, व्हाट्सएप पर भेज दूं, और अगले दिन बीजेपी आरएसएस की आईटी सेल उसको उठा करके इतिहास की तरह प्रचारित कर देगी। और कितने मूर्खतापूर्ण बातें होती हैं। जैसे मुझे अभी हाल के दिनों में एक मैसेज मिला कि गांधी जी अगर नहीं होते तो हिंदुस्तान कम से कम 35 साल पहले आजाद हो गया होता। तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आप कह रहे हैं, मैं मान लेता हूं। तो चलो 1947 माइनस 1930, ये माइनस 35 कर दो। 1947 में भारत आजाद हुआ, 35 साल घटा देते हैं। आप यही तो कह रहे हैं ना कि भारत 35 साल पहले आजाद हो जाता, यानी भारत 1912 में आजाद हो जाता। बहुत ही अच्छी बात होती। लेकिन 1912 में तो गांधी जी भारत आए ही नहीं थे, गांधी जी तो 1915 में भारत आए थे। तो ये जो फॉल्सिफाइड हिस्ट्री है ना, या जो फिक्शनलाइज हिस्ट्री है, उसकी बड़ी पेचीदगियां, मतलब बहुत कमजोर लोग हैं, इनको सिंपल अरिथमेटिक भी नहीं आता। तो आज जो हो रहा है ये दरअसल फिक्शनलाइजेशन ऑफ हिस्ट्री, कल्पना ही है सब कुछ। और आप जो कुछ कल्पना करिए
प्रोपेगेंडा के हिसाब से उसको आप गढ़ दीजिए। अच्छा, मैं एक चीज आपको जरूर कहूं कि आखिर इतिहास पर इतना विवाद क्यों है? हम सब लोग इतिहास को लेकर इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि किसी भी देश का, जैसे हर किसी का एक सेल्फ एग्जिस्टेंस होता है। मैं क्या हूं, मेरा ये नाम है, मैं यहाँ पैदा हुआ, मैंने यहाँ पढ़ाई की, मैं ये करता हूँ, ये सारी चीजें मेरा एग्जिस्टेंस है। अगर मैं अचानक अपनी मेरी याददाश्त चली जाए तो मैं पागल या दिवालिया हो जाऊंगा। तो ऐसे ही एक सोसाइटी, एक नेशन, उसका भी एक कलेक्टिव मेमोरी होता है, और वो कलेक्टिव मेमोरी ही उसका एग्जिस्टेंस है। तो आपको इतिहास में रुचि रखने वाले लोग हमारे संगम के अपने लोग नहीं मिलेंगे, कांग्रेस के लोग नहीं। आप तो सामान्य ऑटो वाले से, रिक्शा वाले से भी अगर इतिहास पर बात करने बैठिए तो उसकी भी इतिहास में आपको उतनी ही रुचि मिलेगी। तो ये दिलचस्प बात है, और इसका फायदा उठाकर आरएसएस के लोग, उनके दिमाग में हर तरह का जो गार्बेज है वो भर रहे हैं। तो सुमित, मैंने जो कहा कि एक तो कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी, नंबर 2 डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री, नंबर 2 फल्सिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री, और नंबर 4 ये फिक्शनलाइजेशन ऑफ हिस्ट्री। तो अभी हम झूठ इतिहास के बारे में दुष्प्रचार के चौथे चरण को झेल रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक चर्चा होती है कि वर्ष 2018 में भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय ने भारत के इतिहास की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की, और उस समिति में केवल केवल उत्तर भारतीय लोग ही शामिल थे। पूर्वोत्तर से कोई शामिल नहीं, दक्षिण भारत से कोई शामिल नहीं, कोई महिला नहीं, कोई आदिवासी नहीं, कोई दलित समाज से आने वाला व्यक्ति कोई शामिल नहीं। ऐसे में जब हम इतिहास की पुनर्लेखन प्रक्रिया, इतिहास लेखन की प्रक्रिया पर बहस करते हैं, तो इतिहास लेखन की क्या प्रक्रिया होती है, इसके मायने क्या होते हैं? भारत का इतिहास, लोगों का इतिहास, या राज्य की विचारधारा? निश्चित है, देखिए ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है कि जो राज्य की विचारधारा होती है, वो अगर आप राज्य की विचारधारा की बात करें तो राज्य की एक इच्छा जरूर रहती है कि कम से कम उसकी राजनीति को पोषित करने वाला इतिहास लिखा जाए, इससे कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपने कहा कि इतिहास लिखने की एक प्रक्रिया होती है, तो मैं आपको 2-3 बहुत महत्वपूर्ण चीजें बताऊं। आजाद भारत के अंदर आप इतिहास लेखन की अगर धाराओं को देखेंगे, भारतीय इतिहास कांग्रेस, इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के नाम की एक बॉडी है जो 1935 या 36 में बनी थी। उसमें नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस हुआ करते थे, राष्ट्रवादी इतिहासकार हुआ करते थे। राष्ट्रवादी इतिहासकार ज्यादातर राजनीतिक इतिहास लिखते थे, और वो राजनीतिक इतिहास जो है वो उस समय की अपनी इतिहास लेखन की परंपरा में बहुत बड़ी प्रवृत्ति थी। बाद में कुछ इतिहासकार आए जिन्होंने कहा कि नहीं, राजनीतिक इतिहास तो ठीक है कि इस साम्राज्य का उत्थान हुआ, उस साम्राज्य का पतन हुआ, इस राजा की हत्या हुई, उस राजा का जन्म हुआ, ये सब तो ठीक है, राज दरबार का इतिहास ठीक है। लेकिन हिस्ट्री सिर्फ इतनी नहीं, हिस्ट्री जो है वो इस देश की सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री भी होनी चाहिए, आर्थिक इतिहास लिखा जाना चाहिए। तो वो जो धारा थी, उस धारा ने आकर के आर्थिक इतिहास का लेखन शुरू किया। लंबे समय तक कांग्रेस की सरकारें थी, लेकिन इतिहास लेखन की जो वो धारा थी, वो अपना उसका एक, मैं कहूंगा कि उनका भी अपना एक राजनीतिक निहितार्थ था, उनका एजेंडा हो सकता था, और एजेंडाज होते हैं। जैसे मैं एक प्रोफेसर सुमित सरकार है, वो एक बार उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से इसको फ्रेज किया कि देखिए, जो बायस है हिस्ट्री राइटिंग में, या जो पूर्वाग्रह है, उससे मुक्त नहीं हुआ जा सकता। और अगर आपको पता नहीं है कि आपका पूर्वाग्रह क्या है तो बहुत ही खतरनाक बात है। इसलिए अपने पूर्वाग्रह को आप पहचान के रखिए। मैं एज ए हिस्टोरियन, मुझे पता है कि मेरा बायस क्या है। मेरा बायस हिंदुस्तान को एक रखना है, मेरा बायस इस देश की असली सच्ची इतिहास, हजारों साल की परंपरा और सभ्यता को लोगों के सामने रखना, ये मेरा बायस है। कोई कह सकता है अरे भाई आप हिंदू राष्ट्र को सपोर्ट नहीं कर सकते, तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ये जो बायस है ये होता था। उन्हीं इतिहासकारों ने, राज्य तो नहीं चाहता था, लेकिन उन्हीं इतिहासकारों में किसी इतिहासकार ने कहा कि गांधी वॉज द जॉनर ऑफ रेवोल्यूशन, गांधी वॉज द मैस्कट ऑफ बुर्जुआजी।
हमेशा पूंजीपतियों की जो है दलाली करते थे गांधी, और हमेशा जो है बुर्जुआजी का मुखौटा लगाए रखते थे। तो इसी वजह से कभी भी गांधी ने इस देश में सर्वहारा क्रांति नहीं होने दी। अब ये क्या है, स्टेट जो है उसकी आइडियोलॉजी कुछ भी हो, लेकिन इतिहास लेखन होता रहा। क्यों? क्योंकि उनके अपने सोर्स बेस थे, उनका अपना एक स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट था, और कम से कम ठोस तथ्यों के आधार पर वो बात कर रहे थे। आप कर सकते हैं। या पूरी के पूरे भारतीय स्वाधीनता संग्राम को कहा गया कि ये तो अपर क्लास मूवमेंट था। तो फिर उसके बाद एक नई इतिहास लेखन की धारा आती है, वो कहती है नहीं, मतलब सबाल्टन का हिस्ट्री लिखना चाहिए, जो एकदम दबे कुचले लोग हैं उनका भी इतिहास लिखना चाहिए। जेंडर हिस्ट्री के ट्रेंड्स आते हैं, ट्राइबल हिस्ट्री का असर्शन होता है। इतिहास लेखन कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है, लेकिन आप गहराई में जाएंगे। मैं अगर कहूं कि मैं इतिहास लेखन की बात करूं या इतिहास या स्वाधीनता संग्राम के इतिहास की बात करूं, मैं हमेशा माफी मांग लेता हूं छोटे छोटे जिलों या शहरों में जाकर कि देखिए ये मेरी अल्पज्ञता है, मतलब ये मेरा जो है इग्नोरेंस है कि मैं नहीं जानता हूं कि आपके जिले के स्वाधीनता संग्राम का इतिहास क्या। आप लिखिए, और वो जिले के अंदर हो सकता है कि कोई महिला स्वाधीनता संग्राम सेनानी हो सकता है कि कोई ट्राइबल बहुत बड़े हीरो वहां पर रहे हो। तो इतिहास लेखन एक ऐसी प्रक्रिया है जो ऑल इंक्लूसिव है। उसमें किसी भी नई परंपरा, किसी भी नए ट्रेंड, किसी भी नई प्रवृत्ति, उसको हम जो है ना डायलेक्टिकल ढंग से देखते हैं, तार्किक ढंग से, उससे हम द्वंदात्मक ढंग से उस पर बात करेंगे। एग्रीमेंट्स भी हो सकते हैं, डिसएग्रीमेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन पहली चीज, सोर्सेस कौन है। मैंने आपको टीपू की कहानी सुनाई, अगर ऐसे सोर्सेस हैं तो हम इतिहास नहीं मानेंगे। नंबर 2, आपका इंटरप्रिटेशन कितना लॉजिकल है, जो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इंटरप्रिटेशन कितना लॉजिकल है। आप कितने आर्गुमेंटेटिव हैं, आप कितना फेस कर सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको कहूं कि सावरकर को लेकर के जो विवाद चल रहा था, उस पर किसी ने कहा कि भाई ये तो हमारे यहाँ ऐसे डांगे का भी एक मर्सी पिटीशन हमें मिल गया। तो हम लोगों ने यही कहा कि ठीक है, अगर ऐसा कोई मर्सी पिटीशन है तो आप उसका सोर्स दिखाइए। अगर इस तरीके का मर्सी पिटीशन बहुत बड़े बड़े नेताओं ने लिखा है तो चलिए हम ये रिवाइज करने को तैयार हैं कि सावरकर ने भी लिख दिया होगा, लेकिन सोर्स बेस तो पता ही है। या कुछ साल पहले 2018 की बात है, कहा गया कि नेहरू जी कैसे सुभाष चंद्र बोस की जासूसी करवाते थे, इसकी फाइल्स मिल गई हैं बंगाल स्टेट आर्काइव में। खूब मीडिया ने शोर मचाया, खूब मीडिया ने शोर मचाया, आईटी सेल एक्टिव हो गई, बाद में खोदा पहाड़ निकली चुहिया, वो सोर्स ही नहीं था। तो मेरे कहने का मतलब है कि सोर्स बेस क्या है, सोर्स बेस की ऑथेंटिसिटी क्या है। एक छोटी सी मैं अभी मिसाल बताऊं, एक आजकल कभी किसी दूसरी धारा में हुआ करते थे, आज आरएसएस प्रोजेक्टेड एक हिस्टोरियन है प्रोफेसर कपिल कुमार, उन्होंने आईएनए पर एक किताब लिखी, और आईएनए की एक किताब के बाद में उसके कंक्लूजन में उन्होंने लिखा कि बंगाल, ये कलकत्ता हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस ने एक बार कहा था कि दरअसल भारत 1947 में गांधी नेहरू वगैरह की वजह से आजाद नहीं हुआ, वो तो आजाद हिंद फौज की वजह से आजाद हुआ। तो मैंने कहा ठीक है, नीचे सोर्स बेस देखा, सोर्स बेस कुछ कुछ ऐसा था, मतलब इफ माय मेमोरी डज नॉट बिट्रे मी, www.14gaam.com। अब ये किताब छपवा रहे हैं, ये हमारे हिस्टोरियन महोदय किसी जमाने में अच्छे हिस्टोरियन थे, लेकिन आरएसएस में जाते ही उनका दिमाग खराब हो गया। अब इस वेबसाइट का उन्होंने लिंक दिया, मैं उस वेबसाइट पे गया, पता चला वो एक छोटी सी प्रोपेगेंडा वेबसाइट है, जिस पर किसी ने वो वेबसाइट पर वो आर्टिकल डाला और उसको सोर्स बेस बनाकर एक किताब निकाल दी गई। अब हर कोई तो मेरी तरह इतिहास में ट्रेंड नहीं है, जो भी उस किताब को पढ़ेगा वो कहेगा अरे कपिल कुमार ने किताब लिखी, अच्छी ही किताब लिखी होगी, और सोर्सेस भी हैं क्योंकि नीचे उन्होंने फुटनोट भी डाला हुआ है। तो सोर्सेस के साथ छेड़छाड़ ये क्रिमिनल है, और हिस्ट्री राइटिंग के ट्रेडिशन में, और हम आपको बताएं कि पिछले कम से कम जो 3 चरण हैं उसमें सोर्सेस के बेस को इन्होंने बुरी तरीके से डिस्टॉर्ट कर दिया। हम लोगों को डर है, हम लोगों को ये डर है कि तीन मूर्ति के अंदर इतने मतलब महत्वपूर्ण दस्तावेज है, नेशनल आर्काइव्स के अंदर इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। हमें डर है कि इस 9-10 साल के रिजीम के बाद जब हम वापस
उस आर्काइव में जाएंगे तो हमें क्या हाथ लगेगा, क्या हाथ नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको सोर्स बेस ही मिटा देना है। जी, ने बड़े गहराई से इतिहास के लेखन की प्रक्रिया को बताया, लेकिन इन दिनों साथ ही साथ एक और प्रक्रिया चल रही है, वो है इतिहास को मिटाने की प्रक्रिया। स्कूल के पाठ्यक्रमों में जो बदलाव किए जा रहे हैं, उनमें से जैसे मुगलों के इतिहास को हटाया जा रहा है, गुजरात दंगों के संदर्भ को मिटाया जा रहा है, गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस पर जो प्रतिबंध लगाया था उसको हटाया जा रहा है, यहां तक कि डार्विन का जो विकासवाद का सिद्धांत था उसको भी हटा दिया गया है। इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या एजेंडा है उनका, और इस सब के बाद जो ये नई काल्पनिक रूप से, कल्पनाओं के चश्मे से जो इतिहास को लिखा जा रहा है और जो खूबसूरत इतिहास था उसको मिटाया जा रहा है, उससे देश के सामने कौन सी चुनौतियां खड़ी होंगी? बिल्कुल सुमित, ये जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स हैं, इससे जुड़ी एक बड़ी दिलचस्प कहानी आपको बताऊं कि जब सरकार ने शायद 1969 में ये तय किया कि एनसीईआरटी की किताबें हमें लिखवानी चाहिए, तो ये सवाल खड़ा हुआ कि कौन लिखेगा। ये क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की किताबें लिखनी है, इन्हें कौन लिखे? तो कई लोगों की राय थी कि स्कूल टीचर्स लिखेंगे। तो उस समय में कहा गया कि नहीं, इन किताबों को इस देश के सबसे बड़े इतिहासकारों से लिखवाया जाए। तो प्रोफेसर बिपिन चंद्रा को भी अप्रोच किया गया, प्रोफेसर रोमिला थापर को अप्रोच किया गया, आर एस शर्मा को अप्रोच किया गया, ऐसे तमाम, सतीश चंद्रा को अप्रोच किया गया, प्रोफेसर अर्जुन देव को अप्रोच किया गया। अर्जुन देव थोड़े जूनियर थे इन सब लोगों से, उनको भी अप्रोच किया गया। तो बाकी सारे लोगों ने कहा कि नहीं, हम यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर हैं, हम आखिर स्कूल टेक्स्ट बुक्स कैसे लिखेंगे, छोटे बच्चों की किताबें लिख नहीं सकते हैं। तो प्रोफेसर रोमिला थापर ने, जब प्रोफेसर बिपिन चंद्रा नहीं रहे, तो उनकी एक मेमोरियल मीटिंग में ये अपना एक एनेक्डोट सुनाया। उन्होंने कहा कि वो विपिन थे, विपिन चंद्रा, जिन्होंने घर आकर के और बार बार हम लोगों से कहा कि देखो ये एनसीईआरटी की किताबें क्यों जरूरी है, ये हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमारी फ्यूचर जनरेशंस पढ़ेंगी, इन्हें अच्छी तरह का इतिहास, सच्चा इतिहास इस देश का कौन पढ़ाएगा अगर हम नहीं पढ़ाएंगे? तो लिखो, जरूर लिखेंगे हम। और प्रोफेसर रोमिला थापर कहती हैं कि बिपिन चंद्रा ने वो कितनी महत्वपूर्ण बात कही थी कि इस देश के लीडिंग हिस्टोरियंस ने एनसीईआरटी की किताबें लिखी। जब पिछली बार मुरली मनोहर जोशी एचआरडी मिनिस्टर थे, अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, उस टाइम पर भी एनसीईआरटी की किताबों के साथ छेड़छाड़ की बहुत ज्यादा कोशिशें हुई। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी की किताब पढ़ने वाला जो भी छात्र है, जो विद्यार्थी है, वो चेतना संपन्न हो जाएगा, वो इनलाइटन हो जाएगा, उसको इस देश का इतिहास पता होगा। फिर वो क्या करेगा कि वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान नहीं लेगा, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ज्ञान देने वालों को ज्ञान दे देगा। ठीक है? तो मास एजुकेशन एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स के थ्रू प्लान किया गया था। आप चूंकि ये तो चाहते हैं कि इस देश का जो पूरा इंटेलेक्चुअल सॉफ्टवेयर है वो बदल दिया जाए, तो इन्हें क्या करना है कि एक बार फिर से जो मास स्केल पर जो किताबें प्रचलित हैं, उन किताबों को इन्हें हटाना है। एनसीईआरटी के बारे में बहुत सारी बातें हम लोग कर सकते हैं, नई सप्लीमेंट्री किताबें आ रही हैं, तमाम सारी चीजें हो रही हैं, उस पर बात मैं आज नहीं करूंगा। लेकिन मूल उद्देश्य जो प्रोपेगेंडा है वो ये है कि ये पूरा का पूरा इतिहास गलत लिखा गया, इरेशनल है। इसीलिए एनसीईआरटी कह रही है कि ये इनको हम रेशनलाइज कर, इनको हम तार्किक बनाए। अगर आप एनसीईआरटी के वेबसाइट पे जाएंगे तो रेशनलाइजेशन कहते हैं इसको। वो एक तरीके का सिलेक्टिव ओमिशन है, क्योंकि इतनी जल्दी अच्छी किताबें तो लिख नहीं सकते, लिखेंगे कहाँ से? मैं तो आपको बता रहा हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो नए अपॉइंटमेंट्स अभी हुए हैं पिछले 5-7 साल में, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स, उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इतिहास का ई नहीं आता, हिस्ट्री का एच नहीं आता, और वो आकर के असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो लिखेगा कौन? तो अभी लिख नहीं सकते तो एक काम कर दो, सेलेक्टिव ओमिशन, टुकड़े टुकड़े से चीजों को निकाल दो जो हमको जो है थोड़ा डिस्कम्फर्ट देती है। फॉर एग्जाम्पल मुगल। अब इनको ये पता नहीं है कि राणा प्रताप कैसे पढ़ाओगे,
अगर आपको महाराणा प्रताप का इतिहास लिखना है तो आपको राजपूताना का इतिहास तो लिखना पड़ेगा। तो राणा प्रताप किसी न किसी से तो लड़े, राजा मान सिंह से तो लड़े। राजा मान सिंह मुगलों के सेनापति हैं, ठीक है, अकबर के सेनापति हैं। तो राणा प्रताप का इतिहास पढ़ना है तो मुगल तो पढ़ाने आपको पड़ेंगे। अगर आप महाराणा प्रताप का इतिहास पढ़ा रहे हैं तो आप राजपूताना का भी इतिहास पढ़ाएंगे। राजपूताना में जो आमेर के कछवाहा हैं, आमेर के कछवाहा तो उनके साथ कोलैबोरेटर हैं, मुगलों के साथ उन्होंने दोस्ती कर ली है, वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए हैं। और मुगल साम्राज्य के जो सबसे ताकतवर पोस्ट हैं वो उन राजपूतों के पास है। तो आप मुगल निकाल देंगे तो यानी राजपूतों का आप इतिहास निकाल देंगे। तो इनको ये भी समझ नहीं है कि आप इतिहास, मतलब हिस्ट्री कैन नॉट बी री इन्वेंटेड, इट कैन नॉट बी री इन्वेंटेड नॉर इट कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड। इसको आप चाहोगे हम वो पूरा 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 जमाना जिंदा कर देंगे, नहीं कर पाएंगे। इतिहास को साक्ष्य के आधार पर, स्रोत के आधार पर रेशनल ढंग से आप लिख सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं, लेकिन आप इतिहास को बदल नहीं सकते, आप इतिहास को मिटा नहीं सकते। पी जाएंगे आप इतिहास, आप मुगलों के इतिहास को पी जाएंगे, कैसे पी जाएंगे? ठीक है, फिर 1857 में जो मेरठ से जो सैनिक थे जिन्होंने अंग्रेजों अफसरों की हत्या कर दी, अंग्रेज सैनिकों की हत्या कर दी, लाल किले के सामने आकर नारा लगाने लगे, खल्क खुदा का, मुल्क बादशाह का। कौन सा बादशाह? मुगल बादशाह, जो रंगून में बैठ के कहता है कि अरे कूचे यार में दो दो गज जमीन नहीं मिली मुझे दफन होने के लिए। किस देश की बात कर रहा था? इसी देश की बात कर रहा था। तो आप मुगलों को कैसे निकाल दो? सेलेक्टिव एमिशन, कि हम मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए कभी मुगलों को, कभी सल्तनत को, कभी टीपू को और कभी किसी और को जो है सहारा लेंगे उसका, और हम ये सिद्ध कर देंगे कि मुगल कौन थे? मुगल लुटेरे थे, मुगल विदेशी थे, मुगल आतंकवादी हैं। इसीलिए आजकल अभी जो प्रोपेगेंडा फिल्म्स बनी कुछ कुछ, उनमें मुगलों का डिपिक्शन देखिए, ब्लैक इमेजरी का इस्तेमाल करते हैं, काले कपड़े, काला काजल, काली दाढ़ी, लंबे बाल और कच्चा मांस खाते हुए। मतलब वो प्रोजेक्शन है ये पूरा, इसमें हिस्ट्री उनका सबसे अच्छा ताकतवर टूल है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें साथ साथ में चल रही। ये क्यों करना है? क्योंकि जब आप किसी खास समुदाय को निशाना बनाते हो तो उसके खिलाफ सबसे पहले आप इतनी घृणा भर दो, इतनी हेट्रेड डाल दो सोसाइटी में कि जब आप जेनोसाइड करो, जब आप नरसंहार करो तो लोग लाशों पर नाच रहे हो कि हो गया जो है न्याय इस देश के साथ। तो इतिहास में एक तो छेड़छाड़, देखिए 3 विषय हैं जिसे एक खास तौर पर टारगेट किया जा रहा है, हिस्ट्री को, पॉलिटिकल साइंस को, सोशियोलॉजी को। हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस की बात फिर कभी, लेकिन सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस की बात फिर कभी, हिस्ट्री की बात हम कर रहे हैं। मैंने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ जो हेट कैंपेन है, उस हेट कैंपेन के लिए मुगल हटा देंगे। इनको भी पता है मुगलों का इतिहास नहीं हटा सकते। गांधी की असैसिनेशन का संदर्भ हटा देंगे कि गांधी जी की हत्या हुई थी। पिछली बार एक किताब लिखी गई थी कॉन्टेम्पररी इंडिया पे, जब मुरली मनोहर जोशी के टाइम पर, उसमें उन्होंने गांधी जी की हत्या का कॉन्टेम्पररी इंडिया में जिक्र ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? चोर की दाढ़ी में तिनका। गांधी जी की हत्या का जिक्र आएगा, कोई कहेगा अच्छा गांधी जी की हत्या हुई थी, किसने की थी? तो कोई कहेगा नाथूराम गोडसे। तो फिर वो पूछेंगे नाथूराम गोडसे कौन था? तो अभी की जो जो इन्होंने जो जो कुछ एक चैप्टर्स हटा दिए हैं, कुछ जो पीसेस हटा दिए हैं, वो क्या है? नाथूराम गोडसे कौन था, इसका जवाब उसमें लिखा हुआ है। नाथूराम गोडसे कौन था? उसमें एक जगह पे लिखा हुआ है कि वो एक एडिटर था एक एक्सट्रीमिस्ट हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के एक अखबार का। नाथूराम गोडसे अग्रणी अखबार निकालता था, तो उसको भी हटा दिया। हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और नाथूराम गोडसे कहीं ना कहीं इन्हीं से जुड़ा हुआ था, इसलिए इसको आप हटा दीजिए। नाथूराम गोडसे ब्राह्मण था, उसको भी आप हटा दीजिए, ठीक है ना? तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हटा दी गई। केवल ही नहीं, कोल्ड वॉर हटा दिया आपने, जो लिस्ट गिनाई सुमित वो तो है ही है। कोल्ड वॉर हटा दिया, यूनाइटेड स्टेट्स की हेजेमनी दुनिया में कैसे कायम हुई उसको हटा दिया। देखिए अमेरिका के साथ हमारे राजनयिक संबंध है और बहुत अच्छे संबंध, लेकिन अमेरिका ने कोल्ड वॉर के समय दुनिया में क्या क्या किया और मतलब कितने पाप किए, इसके बारे में भी अगर हम बात नहीं करेंगे तो एक हिंदुस्तानी
जो एक सॉवरेन नेशन का जो इंटेलिजेंसिया है वो अपनी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कहाँ ले जाएगा? अगर हमें पता नहीं होगा कि अमेरिका के साथ हमें कितनी दूरी तक जाना है या रशिया के साथ कितनी दूरी तक जाना है, तो हम देश की नीति कैसे बनाएंगे? तो इस वजह से वो भी हटा दो। क्यों? क्योंकि अमेरिका के खिलाफ आपको कुछ नहीं कहना है। और मैं आपको बताऊं कि इमरजेंसी के लिए का चैप्टर हटा दिया। उसमें भी कहानियां हैं इनसे जुड़ी हुई। गुजरात दंगे का कंटेम्पररी इंडिया से जो चैप्टर था, गुजरात दंगों पर चैप्टर हटा दिया। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस हटा दिया। डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी का चैप्टर हटा दिया। अब डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी भी आपको नहीं चाहिए ना इस देश में, ठीक है ना? चैलेंजेस फॉर डेमोक्रेसी हटा दिया। क्यों? क्योंकि ये इनके राजनीतिक एजेंडे के खिलाफ है। तो जब स्टेट पावर इनके हाथ में आ गई, तो वो जो स्टेट पावर है वो पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने ब्रूटल ढंग से, इतने क्रूर ढंग से, इतने रिगरस ढंग से इतिहास को पलटने, बदलने या मिटाने की एक साजिश की जा रही है। और उसकी वजह क्या है कि जो आइडिया ऑफ इंडिया, इस देश का आइडिया ऑफ इंडिया है, या जिसको हम बहुत ही जर्नलिस्टिक ढंग से आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं, मैं कहता हूं कि इस देश की हजारों साल की जो सभ्यता और परंपरा है, उसके खिलाफ इनको एक नई तरीके की परंपरा खड़ी करनी है, एक नई तरीके का विचार खड़ा करना है। और इस वजह से ये मेमोरी बायस पैदा करने की कोशिश हो रही है कि लोग वही याद करें जो आरएसएस उनको याद कराना चाहती हो, बाकी सब भूल जाए। जी, बहुत बड़ी गहराई की बात आपने बता दी है यहाँ पर, और एजेंडा भी बहुत तेज एजेंडा है इस सब के पीछे। मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि मौजूदा शासन की सबसे हानिकारक भ्रांतियां कौन सी हैं, जिनके सहारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को नकार कर छद्म विज्ञान को बढ़ावा दिया जा रहा है? देखिए, इतिहास के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको कहा सबसे बड़ा खतरा तो मेथोडोलॉजी पर आ गया। इतिहास जैसे लिखा जाता है वैसे ये इतिहास ही नहीं लिख रहे। अब मेरे जैसे तमाम सारे लोग इस देश में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ क्या है कि अगर मुझे आपके प्रोग्राम में 1 घंटा बोलना है तो मैं उसकी तैयारी करूंगा। मेरे गुरु प्रोफेसर बिपिन चंद्रा, उनकी जब आंखें कमजोर होने लगी तो उन्होंने पब्लिक लेक्चर देने छोड़ दिए। क्यों जो देने छोड़ दिए? एक आध बार तो कोशिश भी की गई, 36-36 के फॉन्ट पे उनको उनके नोट्स दिए गए। इतने बड़े बड़े फॉन्ट, हम लोग उनके पोडियम के ऊपर टेबल लैंप लगा देते थे ताकि उनको अपने नोट्स दिखाई दे जाएं, पावर का चश्मा लगा के 36 के फॉन्ट में। फिर वो भी संभव नहीं हुआ। प्रोफेसर बिपिन चंद्रा ने कहा कि अब मैं पब्लिक में नहीं जाऊंगा। क्यों? रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए हिस्टोरियन। अगर मैं कहीं भी जाता हूं, अगर मेरे हाथ में एक पेज पर कुछ ना कुछ लिखा नहीं होता, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आता है। मेरा ट्रेनिंग अलग है। मैं तैयारी करूंगा, भले ही उस विषय पर मैं खड़े होकर के आपके साथ कई घंटों तक बात कर सकता हूं, इसके बावजूद मैं तैयारी करूंगा। तो सबसे बड़ा खतरा तो मेथोडोलॉजी पर आ गया। आईटी सेल्स बन गए, कंटेंट राइटर्स बन गए, और वो कंटेंट राइटर दिन भर एक फिक्शनलाइज हिस्ट्री आपको भेजते रहते हैं। अब अगर आपने पूछा कि वो कौन से सबसे बड़े खतरे हैं, तो सबसे बड़ा खतरा जो है मेरे हिसाब से, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इस देश में नेशनलिज्म की डेफिनेशन बदलने की कोशिश कर दी। राष्ट्रवाद क्या है? मैं बार बार कहता हूं इस बात को कि इस चीज पर हमें बहुत काम करना पड़ेगा, दसियों साल मेहनत करनी पड़ेगी। इन्होंने नेशनलिज्म के क्वेश्चन पर लोगों के दिमाग में भ्रम डाल दिया है, और वो हम रिगेन कर लेंगे। बहुत आसान काम है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। स्टेट पावर जाएगी, वो हो जाएगा। पहली चीज कि नेशनलिज्म, राष्ट्रभक्त कौन है? 1947 में गांधी राष्ट्रभक्त थे, या 1948 में गांधी राष्ट्रभक्त थे, नेहरू राष्ट्रभक्त थे, और गोडसे देशद्रोही था। लेकिन किसी ने उनको देशद्रोही कहा नहीं। एक राष्ट्रभक्त की हत्या करने वाला क्या होगा? राष्ट्रद्रोही ही तो होगा। लेकिन हमारी परंपरा, राष्ट्रद्रोह की परंपरा जो है, वो ऐसा नहीं है कि हम राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह लगाते। लेकिन 2014 के बाद से लगातार कोशिश की जा रही है कि गांधी राष्ट्रद्रोही बन जाए और गोडसे राष्ट्रभक्त बन जाए। तो ये पूरा
नेशनलिज्म की डेफिनेशन को अल्टर कर देना है, पलट देना है। दूसरी जिस चीज पर जो खतरा, मैं सबसे बड़ा खतरा देखता हूं, वो मुझे लगता है कि इन्होंने धर्म की परिभाषा बदल दी। हिंदू कौन है? मैं हिंदू हूं, आप हिंदू हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी हिंदू धर्म की जो परिभाषा है इतनी लिबरल, इतनी ओपन, इतनी इंक्लूसिव है कि उसमें नास्तिकों के लिए भी उतनी जगह है और विधर्मियों के लिए भी उतनी जगह है, जो मेरे धर्म से नहीं है उनके लिए भी उतनी जगह है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग। और फिर मैं अगर एक प्रसंग के तौर पर ही मुझे याद आ गया फिर से कि दूसरे धर्मों का स्वीकरण भारत की पूरी संत परंपरा या माइथोलॉजी के अंदर असिमिलेशन, असिमिलेशन, इंक्लूजन इतना इंट्रिंसिक है, इतना बुनियादी है कि आप अगर धर्म की बात करें, हिंदू धर्म के ऊपर बहुत सारे लोगों ने लिखा है, लेकिन आप हिंदू माइथोलॉजी की भी बात कर सकते हैं, हिंदू सेंट परंपरा की भी आप बात कर सकते हैं, और वहां हर जगह हिंदू धर्म की इतनी उदार परिभाषाएं हैं कि मैं, मतलब मुझे कई बार मैं कहूं कि मुझे खुशी होती है कि मेरा धर्म वही है जिसके बारे में मैं पढ़ रहा हूँ। हालांकि मुझे इस्लाम के बारे में भी उतनी खुशी होती है, उतना जो क्रिश्चियन मेरे दोस्त हैं मैं कहता हूँ कि तुमको भी उतनी खुशी होती होगी। तो ये हिंदू धर्म की एक रियल डेफिनेशन है। अगर यहाँ पर मैं दो छोटे छोटे मैं उदाहरण दूं आपको। स्वामी विवेकानंद इस बात को कहते हैं कि दुनिया को हिंदुस्तान ने क्या सिखाया? सार्वभौमिक सहनशीलता, एक तरीके से यूनिवर्सल टॉलरेंस सिखाया हिंदू धर्म। हम पूरी दुनिया को अपना मानते हैं। महोपनिषद, एक छोटा सा उपनिषद है महोपनिषद, उसका वो अयम निजः परोवेति परो गणना लघु परो चेतसाम परोवेति गणना राचरितनाम लघु वसुधैव चेतसाम, कुटुंबकम। हाँ उदार चरिता नाम, तो वसुधैव कुटुंबकम। तो वो जो पूरी डेफिनेशन है हमारे रिलीजन की, हमारी जो है फिलोसफी की, वो बदल दी इन्होंने बुरी तरीके से। अभी मैं एक बाबा नीम करोरी का आश्रम है, वहां पर मैं गया तो मुझे दिखाई दिया कि बहुत सारी फोटो लगी हैं जो संत हैं और भगवान है उनकी, उसमें जीसस क्राइस्ट की भी फोटो लगी हुई है। तो आप भारतीय संत परंपरा, भारतीय धर्म परंपरा, भारतीय आध्यात्म, भारतीय जो है माइथोलॉजी, इंडियन माइथोलॉजी, सबकी अगर बात करेंगे वो आरएसएस और भाजपा के धर्म के बहुत विरुद्ध निकलेगा। तो मुझे दूसरा खतरा दिखता है कि लोगों की धार्मिक चेतना को इन्होंने सांप्रदायिक चेतना बना दिया है, और इस सांप्रदायिक चेतना का धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, ये हमें लोगों को बताना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। तीसरी चुनौती कि किसी भी देश की जो बुनियाद होती है ना, जैसे नेशन एक मॉडर्न फिनोमेना, हमारा नेशनलिज्म, हमारा नेशन हमारी आजादी की लड़ाई के इतिहास पर टिका हुआ है। तो तीसरा चुनौती ये हो गया है कि आजादी की लड़ाई पर ये लगातार लोगों को बरगला रहे हैं, उनको दिग्भ्रमित कर रहे हैं, और इसका सामना कई सारे लोग अब करने भी लगे हैं, और हमने काफी फाइट बैक कर लिया है इस मुद्दे पर और सही इतिहास लोगों तक पहुंचाया है। लेकिन फिर भी अभी बहुत काम करना बाकी है। चौथी चीज, माइनॉरिटीज के लिए घृणा। जो हिस्ट्री राइटिंग और इस पूरे इनके तौर तरीकों से जो सबसे जो खतरनाक जो प्रवृत्ति है, क्योंकि इसमें किसी की जान लेने की प्रवृत्ति निहित है, माइनॉरिटीज के खिलाफ हिंसा करने की प्रवृत्ति निहित है। तो ये चौथा ऐसा खतरा है सुमित। ये चार बड़े खतरों से हमें जरूर निपटना है। और ये मैं हमेशा ये मानता हूं कि देखिए एक कहानी थी, और उस कहानी में एक बार किसी ने कहा कि देखिए अहंकार जो है ना वो ठीक है, अहंकार होता है, चलता रहता है, लेकिन जब अहंकार के सींग निकल आए तो आप समझ लीजिए कि उसका अंत अब निश्चित है। और मैं समझता हूँ कि इनके अहंकार के अभी सींग भी निकलने शुरू हो गए और दिखने भी शुरू हो गए। तो ये सारी चीजें जो है बड़ी तेजी से नॉर्मलाइज होंगी। मैं एक 30 सेकंड आपको बताऊं कि जब मैं अपना पीएचडी टॉपिक लेकर के आया प्रोफेसर विपिन चंद्रा के पास, और अपनी प्रोफेसर के साथ, प्रोफेसर सुचिता महाजन के साथ में गया उनके पास, तो प्रोफेसर सुचिता महाजन को लगता था कि वो सांप्रदायिकता पे काम करने से अब मना करती। मैंने उनको कहा, बहुत सारी बातें समझाई, उन्होंने कहा तुम काम क्यों करना चाहते हो? तो मैंने कहा कि सर 2004 में कांग्रेस जीती और भाजपा एनडीए हार गई, यूपीए जीत गया। मैंने हफ्तों के अंदर इस समाज को बदलते हुए देखा। जब स्टेट पावर भाजपा आरएसएस के पास थी तो ऐसा लगता था इस देश के चप्पे चप्पे पे सांप्रदायिकता है, और स्टेट पावर कांग्रेस के पास आ गई, लोगों का थिंकिंग पैटर्न बदल गया, लोग रातों रात उनका सोचने का तरीका बदल गया। तो मुझे इतनी बड़ी चुनौती ये नहीं लगती। हम इसको मतलब बहुत आराम से
इसको रिक्लेम कर लें। जी सुमित। अभी मेरा एक आखिरी सवाल है और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और कुछ सवालों के लिए अपनी ऑडियंस के लिए सवाल खोलेंगे। तो मेरा आखिरी सवाल है कि आज जिस तरीके से संविधान में निहित मूल्य हैं, समानता, न्याय और स्वतंत्रता के मूल्यों को संकुचित किया जा रहा है, आपको नहीं लगता है कि राज्य एक अधिनायकवादी शासन में तब्दील हो चुका है? बिल्कुल। देखिए, अभी ये समझना पड़ेगा कि जो करंट डिस्पेंसेशन है उसका पॉलिटिकल फिलॉसफी कहाँ से आता है, और उस पॉलिटिकल फिलॉसफी की अगर हम बात करें तो निश्चित है उसमें सबसे बड़ा नाम हमें गोलवलकर का मिलेगा। और गोलवलकर तो साफ साफ जिस तरह से नाजी जर्मनी और हिटलर मुसोलिनी की प्रशंसा में लिखते रहे, वो जो है वो पूरा उनकी तब क्या अचानक से स्लिप कर गया, जो बंच ऑफ बंच ऑफ थॉट्स। ठीक है ना, वो बंच ऑफ थॉट्स जो है, वो जो पूरी किताब है वो तो अब आरएसएस ने छापनी ही बंद कर दी। मैंने एक बार सोचा कि मैं बंच ऑफ थॉट्स खरीद के अपने घर पे रख लूं, देखूं तो कि क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। तो मैं झंडे वालान तक चला गया, सुरुचि प्रकाशन तक के मैंने जो है दरवाजे खटखटा दिए, लेकिन बंच ऑफ थॉट नहीं मिली। तो वो जो फिलॉसफी थी वो दरअसल बड़ी खतरनाक फिलॉसफी है, वो अपने मूल स्वरूप में ही अधिनायकवादी फिलॉसफी है। वो कब इतनी एब्सोल्यूट अल्टीमेट पावर उसके हाथ में आएगी कि वो अपने अधिनायकवादी एजेंडे को लागू कर दे, वो केवल इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। आज कल परसों 2025 में आरएसएस के 100 साल पूरे होंगे तब, या कब, हम नहीं जान सकते। इसलिए ये तो एकदम स्पष्ट है कि इनका उद्देश्य, इनकी आस्था ही लोकतंत्र के भीतर नहीं, जो संविधान का शासन होता है, जो रूल ऑफ लॉ होता है, जो एक किताब बना करके अपने देश का शासन चलाने की जो एक प्रतिज्ञा होती है, वो तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है ना, वो तो लोकतांत्रिक प्रतिज्ञा है। लेकिन इनकी तो लोकतंत्र में आस्था नहीं। कैसे पिछले 10 साल में भारतीय राजनीति को एक कल्ट पॉलिटिक्स में तब्दील कर दिया गया है, जहां एक व्यक्ति को इतना बढ़ा चढ़ा करके महिमा मंडित, ग्लोरीफाई किया गया है, लाइनाइज किया गया है, ऐसे लगता है कि जैसे वो लार्जर देन लाइफ। ठीक है ना, और हमने दुनिया में ऐसे कल्ट बनते देखे हैं। इटली में ऐसा कल्ट बनते देखा है ना आपने, जर्मनी में ऐसा कल्ट बनते देखा है, जापान में ऐसा कल्ट बनते देखा है, कोरिया में ऐसा कल्ट बनते देखा है, चाइना में कल्ट बनते देखा है। लेकिन हम जो हैं कल्ट के खिलाफ है। नेहरू कल्ट के खिलाफ थे। एक बार दिल्ली के भीतर एक प्रोग्राम होता है, अरुणा आसफ अली मेयर है, और होची मिन या कोई बहुत बड़ा शायद स्टेट गेस्ट आया, उसको गुलदस्ता देने का काम जब की बारी आती है, तो नेहरू जी से कहा जाता है कि वो उनको गुलदस्ता देंगे, वो बुके देंगे। नेहरू जी ने कहा नहीं, अरुणा देंगी। वो नेहरू हैं जो 1937 में अपने खिलाफ आर्टिकल लिख देते हैं, और ये साफ साफ अपने कल्ट को तोड़ देना है, क्योंकि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कल्ट पे नहीं चलती। मैं इस मंच से कह रहा हूं कि राहुल गांधी हमारे नेता हो सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी लार्जर देन लाइफ नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी स्वाधीनता संग्राम की परंपरा हमारे नेहरू और आज राहुल गांधी तक ने, ठीक है, वह यही लोगों तक ये मैसेज किया है कि नहीं, यहाँ पर एक कलेक्टिव लीडरशिप होती है और वो लीडरशिप जो है अपना नेता चुन लेती है। तो ये डेमोक्रेटिक जो है ना प्रोमिसेस, ये हमारे लिए हैं, उनके लिए नहीं है, क्योंकि उनका फिलोसॉफिकल फाउंडेशन बहुत अलग है। तो मुझे इसमें कोई शक नहीं। इतना ये जितनी बात हम कर रहे हैं वो क्यों बनाना है? 2024 का चुनाव जीतने के लिए आरएसएस बीजेपी के पास आज सबसे बड़ा हथियार क्या है? सांप्रदायिक दंगे, कम्युनल पोलराइजेशन देश भर के अंदर। और मैंने आपको कहा कि किसी खास समुदाय या अल्पसंख्यकों के खिलाफ या दलितों के खिलाफ या पिछड़ों के खिलाफ या किसी भी या महिलाओं के खिलाफ अगर आपको घृणा पैदा करनी है, तो पहले तो उनका इतिहास बदल दीजिए। आपने यूरोप के इतिहास में अगर देखा हो, औरतों को डायन कह करके जिंदा जला दिया जाता था। और वो कैसे किया जाता था? क्योंकि औरतों का प्रोजेक्शन इस सोसाइटी में डायन की तरह था। आज भी आमतौर पर लोग कहते थे अरे ये औरत तो बड़ी कोट अनकोट डायन है। ठीक है ना, मैं हमेशा टोकता हूं कि देखिए ये इसके पीछे की मूल भावना समझिए।
कि आखिर हमारे और आपके मुंह में इतिहास या औरतों की प्रवृत्ति के बारे में जो चीज डाल दी गई वो कितनी खतरनाक हो सकती है। क्योंकि कल को अगर किसी महिला को आप पीट पीट कर इसलिए मार दें कि ये डायन है, तो लोग वहां तालियां बजा रहे हों। तो ये जो घृणा है, ये हेट्रेड है, ये पहला काम क्या करती है, एक दुश्मन बनाती है। आरएसएस बीजेपी के लिए एक दुश्मन बाहरी होना चाहिए। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, अरे भाई 56 इंच का सीना हो तो चाइना के खिलाफ भी बोल लो, गलवान डोकलाम पर भी बोल लो, अरुणाचल पर जाकर के बोल लो। नहीं, वहां नहीं बोलना है। बोलना किसके खिलाफ है? पाकिस्तान के खिलाफ। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ बोलने से आपका एक तीर से दो निशाना लग जाता है। पाकिस्तान के खिलाफ बोलने का मतलब मुसलमान के खिलाफ बोलना भी हो जाता है। और अल्टीमेटली आप पाकिस्तान से तो लड़ने क्या जाओगे? ठीक है, आज भी हमें नहीं पता है कि एयर स्ट्राइक हुई भी थी या कोई फिक्शनल जो है हमारे पास, मतलब ये PS5 का कोई गेम देख रहे थे हम लोग टीवी चैनल के ऊपर, अभी भी उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि मुसलमानों के खिलाफ जो घृणा उनको फैलानी है, उसके लिए वो उनका टूल है कि जिस दिन इस मुसलमानों के प्रति इस देश में घृणा इस स्तर तक पहुंच जाए कि जगह जगह उनकी हत्याएं करने का माहौल तैयार हो जाए, उनके नरसंहार करने, उनकी बस्तियां जलाने का माहौल तैयार हो जाए, उस दिन इस देश में एक अधिनायक आएगा जो भारत को तथाकथित रूप के से उसके 1000 साल की गुलामी से मुक्त करेगा। मुझे याद आता है एक शेर कि गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले। वो अदम गुंडवी का शेर हुआ करता था। ये हम सोच सकते हैं कि अगर कोई गलती थी भी तो वो गलतियां अतीत में हुई हैं। 1947 और फिर 1950 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा प्रॉमिस है कि हमें गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने, हमें अतीत के मुर्दे नहीं उखाड़ने, हमें भविष्य के महल बनाने हैं, हमें भविष्य की रचना करनी है। तो निश्चित है कि सत्ता अधिनायकवादी जो हो रही है, और ये सारी चीजें उसका एक ट्रेट के तौर पर हम देख सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। कहते हैं कि इतिहास का प्रवाह सीधा नहीं होता बल्कि सतलुज के प्रवाह की तरह होता है। और सतलुज जो है शतद्रु शब्द से बना है जिसका अर्थ है 100 घोड़े। यानी इतिहास अलग अलग दिशाओं में 100 घोड़ों की शक्ति के प्रवाह के साथ बढ़ता है और इतिहासकार का काम है इन सभी को एक साथ बांधना, वो भी बिना धाराओं को ओझल किए बिना। और बखूबी आपने अपने वक्तव्य में इस सभी को रखा है। मैं इसी श्रृंखला में आगे बढ़ता हूं और मैं आशुतोष सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आगे की प्रक्रिया पूरा। आशुतोष सर। सुमित, अगर सौरभ भाई की परमिशन हो तो हम लोग कुछ सवाल लेते हैं श्रोताओं से, और अगर मुझे हैंड रेज मिलेगा तो मैं इनवाइट करूंगा और आप अपना संक्षेप में अपना सवाल पूछ सकते हैं। एक दो ही सवाल लेने के लिए हमारी जगह है, तो और फिर मैं अंत में मीनाक्षी जी से के पास आऊंगा। जावेद खान साहब, आपने हैंड रेज दिया है, मैं आपको अनम्यूट करता हूं। मैंने आपको अनम्यूट किया है, आपका वीडियो भी ऑन कीजिए और प्लीज सवाल पूछिए। धन्यवाद आशुतोष सर। सभी को नमस्कार। मेरा एक सवाल है सौरभ जी से कि आज के युवाओं के सामने भाजपा और आरएसएस एक सपना संजो रही है। उनका कहना है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है और अखंड भारत बनाना है। तो क्या अखंड भारत का जो मानचित्र है, वह मानचित्र में, उस मानचित्र में हिंदू राष्ट्र संभव है? और यदि यह संभव नहीं है तो आज के युवाओं को हम इस गलत भ्रम से कैसे निकाल सकते हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है कि आपने जो है उसका जवाब भी दे दिया है कि अगर वो जो अखंड भारत का नक्शा है जिस पर अभी बड़ा विवाद चल रहा है, और बांग्लादेश ने भी पूछ दिया है, और शायद जो है पाकिस्तान ने भी उस पर जो है सवाल उठाया है। हालांकि वो उनका अब कहना है कि ये तो मौर्य साम्राज्य का हमने नक्शा लगाया था, लेकिन वो नक्शा जो है कहीं ना कहीं उनके दिमाग में बसा हुआ है, जो दरअसल इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नक्शा है। मैं नक्शे की आपको बात बताऊं कि हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में उसको भारतीय उपमहाद्वीप नहीं कहते और उसको कहने से परहेज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा
ज्योग्राफिकल रीजन है जिसको एक सब कॉन्टिनेंट की तरीके से आइडेंटिफाई किया, उसमें भारतीय शब्द लिखा। तो पाकिस्तान की इतिहास की किताबों में अगर भारतीय जो है उसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट कह देंगे, उपमहाद्वीप कह देंगे, तो फिर पाकिस्तान कहाँ रह जाएगा। तो नक्शों पर इस तरीके के विवाद चलते रहते हैं, लेकिन ये जो पूरा भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा है, इसमें पाकिस्तान भी शामिल है, इसमें बांग्लादेश भी आज का शामिल है, इसके भीतर तो आपका जो है अफगानिस्तान तक के वो इलाके शामिल हो जाते हैं। खोतान तक माना जाता था कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार था, जो अफगानिस्तान में एक जगह पड़ती है। तो इसके भीतर मुस्लिमों की आबादी अगर आप देख लें तो वो पूरी की पूरी, मतलब मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी अगर आप भारत में जोड़ देंगे तो निश्चित है कि भारत में जो हिंदुओं का जो एक तरीके से कहें जनसंख्या प्रतिशत में जो वर्चस्व है वो बेहद कमजोर हो जाएगा। तो पहली तो यही बात उनको समझानी है कि भाई ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो या इस हिंदू राष्ट्र के अंदर जो है मुसलमानों की संख्या बढ़ाना चाहते हो। दूसरी प्रॉब्लम जहां पर होती है, जो मैं समझ पाता हूं, कि अगर लोगों को हम ये समझा सकें कि दुनिया के जो नक्शे होते हैं वो हमेशा बनते बिगड़ते रहते हैं। मतलब ये कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले दुनिया में जितने देश थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ गई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और भी तेजी से बढ़ गई। या हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही अगर जो है उदाहरण ले लें, तो फिर भारत 14 अगस्त 1947 तक एक देश था, जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस से लेकर के और पूरा बांग्लादेश तक एक देश हुआ करता था। रातों रात हम दो देश में तब्दील हो गए और 30 साल बाद वही कॉन्टिनेंट तीन देशों में तब्दील हो गया। और जिस तरीके की डिविजिव पॉलिसीज जो है पाकिस्तान में है, पाकिस्तान कभी वजीरिस्तान कभी बलूचिस्तान, तमाम सारे जो है सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स वहां पर भी चल रहे हैं। हमारे यहाँ भी कहीं ना कहीं आग लगती रहती है और हम देख चुके हैं कि नेशन मेकिंग का प्रोसेस क्या है। तो अगर हम ये बात उनको समझा सकें कि नक्शे बनते बिगड़ते रहते और आज का जो वर्तमान भारत है, ये भारत क्यों हमने स्वीकार किया है, तो शायद बात बन सकती है। आज मणिपुर के अंदर जो हो रहा है, सीधे तौर पर उसके लिए एक खास तरह की विचारधारा जिम्मेदार है। और लोगों को ये समझानी, या कश्मीर के अंदर जो जिस तरीके का अभी सलूक हुआ पिछले दिनों, उस सलूक के साथ में अगर आप देखिए तो हम लोगों को ये समझाएं कि नेशन मेकिंग क्या होती है और नेशन अनमेकिंग क्या होती है। 1947 में हिंदुस्तान टूट गया क्योंकि हम अंदर से बट गए। 1971 में पाकिस्तान टूट गया क्योंकि वो अंदर से बट गए, और पाकिस्तान का जो पश्चिमी हिस्सा था उसने पूर्वी हिस्से को अपना गुलाम बना करके रखना चाहा, इसलिए बांग्लादेश ने उसके खिलाफ बगावत कर दी। तो जो देश बनाए जाते हैं वो बिगाड़े भी जाते हैं। कुछ ताकतें बनाने की ताकतें होती हैं, कुछ ताकतें बिगाड़ने की ताकतें हैं। मतलब मैं हमेशा कहता हूं कि आरएसएस की एक विद्यार्थी इकाई है, उसका बड़ा नारा होता था, दूध मांगो खीर देंगे, कश्मीर मांगो चीर देंगे। तो मैं हमेशा यही समझाता हूँ लोगों को कि कश्मीर तो मांग लिया, कश्मीरी भी मांग लो। और कश्मीरियों को मांगने के लिए तो कश्मीरियों का दिल जीतना पड़ेगा। तो देश बनाने का काम दरअसल दिल जीतने का काम। तो नेशन मेकिंग का प्रोसेस हमें लोगों तक जरूर समझाना उनको पड़ेगा कि आखिर देश कैसे बनाया जाता है। अगर, और मैं बहुत छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ, और ये मैंने कई जगहों पर लोगों को बोला, बड़े सरल शब्दों में लोगों को समझ में आ जाता है। मैं उनको कहता हूँ कि देखिए, आप घर के बड़े हैं और घर के मुखिया हैं। मुखिया से मतलब आप कमाते हैं, आपका बेटा आपके साथ रहता है, आपके घर में जॉइंट फैमिली है। एक दिन ऐसा होता है कि बेटा कह देता है कि नहीं, मैं नहीं रहूंगा, या भाई, छोटा भाई कह देता है कि मैं नहीं रहूंगा आपके साथ। तो फिर क्या होगा, जैसे आप कहते हैं कि मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, तो वो भाई जो है छोटा वाला, उसके ऊपर आप डंडा लेके दौड़ पड़ेंगे। तो मैंने कहा कि अगर वो आप उसके ऊपर डंडा लेके दौड़ पड़ेंगे तो वो अगर कल जाना चाहता होगा तो आज घर छोड़ के चला जाएगा, यानी टूट जाएगा। लेकिन आप क्या करते हैं, आप ये करते हैं कि अच्छा क्या हुआ, बैठो बात करो। फिर वो कहेगा कि अरे भाई, आप रात में 12 बजे आते हो तब भी कुछ नहीं होता, मैं रात में 9 बज जाता है तब भी घर वाले मुझको खाना जो है ढक करके रख देते हैं मेरा, कि नहीं यार तुम बहुत देर से आ रहे हो, अपने आप अपना खाना ले लो। तो वो कहेगा कि मुझे ये शिकायत है, मैं रात में अपना मोबाइल चलाता हूँ, कोई ना कोई चिल्लाने लगता है, आपको सब आजादी है,
आप मेरे ऊपर चिल्ला देते हो। तो आप ये कंसेंसस बनाओगे कि ठीक है यार, इन दो बातों पर सहमति हो गई, अब मैं भी 10 बजे तक घर आ जाऊंगा, तुम भी आ जाना, या तुमको लेट हो जाएगा बता देना, तो अब शोर नहीं मचाएंगे। दूसरी चीज ये है कि ठीक है, तुमको अगर थोड़ा ज्यादा स्पेस चाहिए इस देश के भीतर, इस घर के भीतर, तो वो ले लो। तो ये क्या हुआ, आपने घर बचा लिया, आपने घर बना लिया। देश बनाना घर बनाने जैसा है। अगर कोई भी हिस्सा आपसे नाराज है तो ठीक है, कभी कभी आपको वहां आर्मी भी भेजनी पड़ती है, कभी आपको पुलिस की भी सहायता लेनी पड़ती है, कभी ऑर्डिनेंस की भी सहायता लेनी पड़ती है, लेकिन केवल केवल एक इमरजेंसी पीरियड के लिए। आप हर समय संगीनों के साए में किसी हिस्से को अपने साथ जोड़कर नहीं रख सकते। जैसे ये संगीनें हटेंगी, जैसे ही ताकत हटेगी, वो टूट के अलग हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि नेशन मेकिंग के प्रोसेस को अगर हम थोड़ा ऐसे समझा सके, तो लोग ये समझ पाएंगे कि आरएसएस और भाजपा का जो अखंड राष्ट्र का जो सपना है, दरअसल वो बड़ा फिक्शनल है। प्राचीन काल का कोई नक्शा उठा करके आप जो है वो करिए। अब मक्का के अंदर तक वो चले जाते हैं कभी कभी कि मक्का मदीना तक हम ही थे, तो ये तो पता ही नहीं है कि कौन कहाँ क्या था। ठीक है, वहां पर शैतान को पत्थर मारे जाते हैं, वो कहते हैं कि वहां पर वो शिवलिंग हुआ करता था, तमाम तरीके के इंटरप्रिटेशंस और मिस इंटरप्रिटेशंस मौजूद है। तो मुझे लगता है कि अगर हम उसको समझा पाएंगे कि अखंड भारत ठीक है, मुसलमान ज्यादा हो जाएंगे, तो वो जो है चाइना की तरफ चल देगा। तो उसको ये बताया जाए कि नहीं भाई, ये नक्शा जो है ना, ये बड़ा पवित्र नक्शा है, और यही नक्शा है जिसको अब हमको मजबूत करना है, जिसको हमने इतने लंबे समय से जो है थाम कर रखा है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। हैंड रेज एक मिला था, लेकिन अब शायद कोई सवाल होगा तो मैं बिल्कुल आपको अनम्यूट करूंगा। चैट बॉक्स में है सवाल शायद। सुरेंद्र जी आपका, उगले जी आपका एक सवाल है। बहुत सारे हैंड रेज आ रहे हैं, लेकिन मैं एक ही सवाल ले पाऊंगा। सुरेंद्र जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। अनम्यूट अनम्यूट कीजिए, आप वहां पे अनम्यूट कीजिए, सामने स्क्रीन पे आप अनम्यूट कीजिए। आप कर पा रहे हो अनम्यूट? हाँ, अभी बात कीजिए जी, अभी बात कीजिए। जय जगत सर। हाँ? जय जगत। आपका सवाल महीनों पूछिए। में महाराष्ट्र में पिछले 3 महीनों में महाराष्ट्र में जो 7 जिलों में दंगली हुई है, जातीय तनाव बढ़ा, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 18 से 30 आ चाहिए। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? ये आशुतोष भाई, मैं पूरा सवाल सुन नहीं पाया, शायद जी आवाज जी, कट रही। सुरेंद्र उगले जी, महाराष्ट्र में हाल ही में जो दंगे हुए, औरंगजेब और वो सब, जो पिक्चर्स लेके किसी ने कुछ कथित आरोप उन पे किए गए, और उसके बाद में जो दंगे भड़के कोल्हापुर में और हाल ही के दूसरे जिलों में भी, तो उसके बारे में वो कह रहे हैं कि ऐसे अगर गलतफहमियां अगर फैलाई जाती हैं तो उसके बारे में क्या किया जाए। उसे जोड़कर एक, सौरभ भाई, अगर मैं पूछ सकता हूं तो एक सवाल पूछना चाहूंगा कि एक इतिहास में जो एक सबकी एक साझी समझ जो बन जाती है, या पब्लिक एक समझ बन जाती है, उसमें अक्सर ये माना जाता है कि मुसलमान शासक जो इस देश में थे, वो शासनकाल सभी बहुत काले शासनकाल थे, या उसको बहुत डार्क, जैसे आपने मुगलों के बारे में कहा कि उनको डार्क पेंट किया जाता है, लेकिन अक्सर ये समझ बनती हुई दिखती है कि ये पूरा जो काल था उसमें बहुत जुल्म हुए, बहुत कठिनाइयां लोगों को झेलनी पड़ी। तो क्या ये बात सही है? क्या आदिल शाही जो है, या निजाम शाही जो है, या मुगल कालखंड जो है, कुतुब शाही जो है, या जो कोई मुसलमान शासक रहे, क्या वो कालखंड पूरे काले थे? क्या उसमें इतिहास क्या कहता है? आशुतोष भाई, मैं बताऊं आपको कि जो यूरोप में जो क्लासिकल हिस्ट्री लिखी जाती थी, उसमें हिस्टोरियंस कैसे लिखते थे कि एक स्वर्णकाल लिखते थे,
और उसके बाद में जब कोई बड़ा साम्राज्य चला जाता था तो वो फिर डार्क एज आ जाती थी, फिर कोई बड़ा एम्पायर आ जाता था तो गोल्डन एज आ जाती थी, फिर डार्क एज आ जाती थी। तो कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी ने हिंदुस्तान में भी जो इतिहास को देखने समझने का जो नजरिया दिया, और जो कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी ने जिसको बोरो कर लिया उनसे, कि उनको कहीं एंशियंट में गोल्डन एज दिखती थी और फिर जो है तुर्कों के आने के साथ ही फिर वो डार्क एज दिखती थी, और फिर उसके बाद में कोई गोल्डन एज आई नहीं, क्योंकि वो कह नहीं सकते थे कि उनकी गोल्डन एज कब आई, 1757 या 1764 में आई, क्योंकि मुगलों से तो मुक्ति उन्होंने दिलाई दी थी। और अभी तक आरएसएस का जो सरकार बन गई है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में काम कर रहे हैं, तो अपना राजतंत्र भी घोषित नहीं कर पा रहे, तो गोल्डन एज नहीं आ रही। तो एक ये जो पैटर्न हुआ करता था हिस्ट्री को समझने का, इसने एक लंबे समय तक हमारी नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के अंदर भी ये समझ बना करके रखी कि जो मुगलों का जो कालखंड है वो कहीं ना कहीं तो एक ढलान का कालखंड है। लेकिन बाद में जो रिसर्च आई, जो बाद में नए काम हुए मेडिवल इंडिया के ऊपर, तो उन्होंने बताया कि देखिए जो पॉलिटी है, सिर्फ मुगल नहीं, उसके पहले सल्तनत के समय में भी जो राजनीति है या जो पॉलिटी है, राजत्व है, उसमें तो फर्क आया। लेकिन धीरे धीरे खासतौर पर मुगलों के समय तक आते आते पॉलिटी के भी नेचर में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। जैसे अकबर की मैं अगर बात करूं, जो कि एक बड़ा वाटरशेड मूवमेंट है, मतलब मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का, कि जहां से उसका जो एक धार्मिक उपदेशक हुआ करता था, बहुत बड़ा उलेमा हुआ करता था, वो अकबर को पसंद नहीं करता था कि ये इसकी जो पॉलिसीज हैं इतनी लिबरल क्यों है। और उसने बड़े प्यार से उनको कहा कि भाई आप हज चले जाओ, और उसको उनको हज करने भेज दिया कि हमको आप हमारे स्टेट में आप नहीं चाहिए। तो पॉलिटी में भी बहुत बड़ा फर्क आ गया। फिर उसके बाद निश्चित है कि जहांगीर, शाहजहां और फिर औरंगजेब के बारे में बात होने लगती है, और फिर औरंगजेब तो एकदम बहुत ही क्रूर शासक के तौर पर उसको डिपिक्ट कर दिया जाता है। मैं यहाँ पर आपको दो चीजें कहना चाह रहा था, ट्रेड एंड कॉमर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और कल्चरल ट्रेडिशंस, लिटरेचर, ठीक है ना। तो इन तमाम रेल्म्स के अंदर एक बहुत बड़ी कंटिन्यूटी हमें दिखाई देती है, और वो कंटिन्यूटी क्या है? कंटिन्यूटी बड़ी खूबसूरत है। एक बड़ी अच्छी किताब है वर्ल्ड इकोनॉमीज, उसमें दुनिया की सारी प्री कॉलोनियल इकोनॉमीज की एक तुलना की गई है। तो दुनिया के तमाम सारे देश उसके अंदर हैं, लेकिन इंडिया जो है स्पाइस ट्रेड के बाद, खास तौर पर जब ये वास्को डिगामा आ गया, पुर्तगीज आ गए, इसके पहले अरेबियंस थे, वर्ल्ड इकोनॉमीज का वो कोर बन गया, उसकी धुरी बन गया, एक तरह से कहें कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिंदुस्तान की इकोनॉमी के इर्द गिर्द घूमने लग गई। और उसके भी पहले लगभग 2000 साल का अगर हम इतिहास देखें, तो इंडिया जो है एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर है, और उसका ओवरसीज जो मैं कहूंगा कि व्यापार वाणिज्य है, ट्रेड एंड कॉमर्स है, वो आपको दिखाई देता है, हड़प्पा के समय से दिखाई देता है। हम मेसोपोटामिया के साथ में भी अपने जहाज भेजते थे और व्यापार वाणिज्य करते थे। तो अगर मुगलों का काल एक डार्क एज था, तो हिंदुस्तान को तो एक बड़ा गरीब देश हो जाना चाहिए था, निर्धन देश हो जाना चाहिए था। लेकिन 1757 में दुनिया की जीडीपी का 23% इंडिया का शेयर था। दूसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी चाइना हुआ करती थी। यूरोपियन इकोनॉमीज बेहद कमजोर इकोनॉमीज थी, और ईस्टर्न ट्रेड के बल पर वो पल पोस रही थी, मतलब फ्लरिश कर रही थी। अगर ईस्टर्न ट्रेड खत्म हो जाता, इसीलिए सारी जो कंपनियां बनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन में बन गई, फ्रांस में भी ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई, सब ईस्ट इंडिया आना चाहते हैं, ईस्ट की तरफ आना चाहते हैं। तो बहुत इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी यहाँ पर है। और उस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में कौन लोग हैं? क्या सिर्फ जो है मुसलमान है? नहीं। शाहजहां के समय दुनिया के सबसे बड़े जो है व्यापारिक बेड़ों में एक बिरजी बोहरा का बेड़ा होता था, पूरी दुनिया से व्यापार करते थे वो, तो बोहरा समुदाय के लोग थे। ठीक है। इसके अलावा हमारे गुजरात के जो व्यापारी हैं, इसलिए कहा जाता है कि गुजरात की समृद्धि आज की समृद्धि नहीं है। क्यों? क्योंकि गुजरात ने एक समय में अरब व्यापारियों के साथ, उसके बाद पुर्तगीज के साथ में ट्रेड किया, उसके बाद अंग्रेजों के साथ और डचों के साथ में बहुत सारा ट्रेड किया। तो कहने का मतलब है कि
आपके मापदंड क्या होंगे? ठीक है, अगर हम कहें कि सोशियो इकोनॉमिक छोड़ दीजिए, भारत तो अनादिकाल से बहुत संपन्न था और यहाँ जो है डाल डाल पर सोने की चिड़िया बैठी रहती थी, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो कंटिन्यूटी रही, मुगलों के रहने तक रही। क्यों? क्योंकि मुगलों ने इस देश की जनता का शोषण नहीं किया। हमारे लिए ये पैरामीटर हो सकता है नंबर 1 कि मुगलों ने इस देश की जनता का शोषण नहीं किया। नंबर 2, मुगलों ने इस देश का पैसा लूट करके विदेश में नहीं भेजा। अब हम अगर कल्चरल हिस्ट्री पे बात करें या रिलीजन पर बात करें, निश्चित है, और ये बहुत पुरानी बहस है, जैसे बाबरी मस्जिद को लेकर के जब बहस हो रही थी कि बाबरी मस्जिद के नीचे मतलब मंदिर था या नहीं था, और उसमें आर्कियोलॉजिकल स्टडीज भी आ गई, अलीगढ़ स्कूल की भी एक आर्कियोलॉजिकल स्टडी आ गई। तो हमारे कुछ मतलब प्रोफेसर विपिन चंद्रा खास तौर पर, उनका ये कहना था कि देखिए ये एक रॉन्ग ट्रेजेक्टरी है। अगर हमने यहाँ पर अभी सिद्ध भी कर दिया कि यहाँ मंदिर नहीं था तो क्या फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि ये तो सच्चाई है कि मंदिर तोड़े गए। अगर आपने अयोध्या में ये सिद्ध कर दिया मंदिर नहीं था, तो काशी में आप क्या करेंगे, जहां आधा मंदिर आज भी टूटा हुआ पीछे से आपको दिख रहा है, बगल में ज्ञान व्यापी है, या मथुरा में आप क्या करेंगे? तो इसका मतलब है कि इससे बात नहीं पड़े बनेगी कि क्या मतलब वहां मंदिर था या नहीं था, मंदिर टूटे। लेकिन हमें ये बताना पड़ेगा कि ये मिडिवल टेंडेंसी थी, एक दूसरे के धार्मिक स्थानों को तोड़ना एक तरीके की प्रवृत्ति थी मध्यकाल में। जैसे होता था ना, गुरूर तोड़ देंगे, तो अगर किसी एक राजा ने दूसरे राजा को हरा लिया तो उसका वो मंदिर तोड़ देते थे, ग्राम देवता के मंदिर तोड़ दिए जाते थे। तो औरंगजेब ने कुछ एक हिंदुओं के मंदिर तोड़े, लेकिन कभी भी कोई सरकारी ऑर्डर नहीं आया कि सारे मंदिर तोड़ दिए जाएं। क्यों? क्योंकि इसी मुगलों के काल में हजारों साल पुराने, गुप्तों के बाद में हमें मंदिर दिखना शुरू हो जाते हैं, अभी हजारों साल पुराने हिंदुस्तान में मंदिर बने रहे। प्रयाग तीर्थ बना रहा, अयोध्या तीर्थ बना रहा, काशी के हजारों मंदिर बने रहे, जिनको तो अभी मोदी सरकार ने विश्वनाथ कॉरिडोर के प्रोजेक्ट में तोड़ दिया। तो यानी ये तो दूसरे औरंगजेब सिद्ध हो गए, जिनको मुगलों ने नहीं छुआ, जिन प्राचीन मंदिरों को, उन मंदिरों को भी जो है मोदी जी की सरकार ने अपने दोस्तों के लिए कहने पर विश्वनाथ कॉरिडोर बना करके टूरिज्म को बढ़ावा देने के नाम पर तोड़ दिया। तो कहने का मतलब है कि वो मंदिर तो टूटे और मतलब वो मंदिर बने रहे। फिर इसके बाद चोल और चालुक्यों के बीच की लड़ाइयां देख लीजिए। चोल हमेशा चालुक्यों के मंदिर तोड़ देते थे, चालुक्य हमेशा चोलों के मंदिर तोड़ देते थे। एक प्रसंग तो मराठों और टीपू सुल्तान के बीच की लड़ाई का है कि कैसे मराठों ने अटैक किया और श्रृंगेरी का जो शारदा देवी का मंदिर था उसकी मूर्ति तोड़ दी, और उसकी मरम्मत कौन कर रहा है? टीपू सुल्तान कर रहा है। टीपू सुल्तान की एक चिट्ठी मेरे पास है, वो लिखता है शंकराचार्य को, और उनको लिखता है हे विश्व के गुरु। अब एक मुसलमान सुल्तान है और वो कहता है कि विश्व के गुरु कह करके संबोधित करता है, और उनसे कहता है कि ये एक जो है त्रिगुट बन गया है हमारे खिलाफ, आप मैसूर की विजय की कामना करिए, पैसा स्टेट देगा। श्रृंगेरी के शारदा मठ के अंदर शंकराचार्य पूजा पाठ करते हैं, पंडित पूजा पाठ करते हैं और मैसूर की विजय की कामना करते हैं, वहां भंडारे चल रहे हैं, ठीक है ना। या आप मतलब अकबर के बारे में मैंने बहुत सी बात की। औरंगजेब के बाद एक राजा हुआ मोहम्मद शाह रंगीला, रंगीला नाम ही इसीलिए पड़ गया कि रंगीन मिजाज व्यक्ति था, लेकिन वो जो है होली ऐसे खेलता था कि बड़े बड़े शर्मा जाए, कृष्ण बनता था, और जो है कृष्ण बन करके वो पूरा दिन होली खेलता था। और मैं एक बड़ी दिलचस्प आपको बात बताऊं, मतलब ऐसे बात से बात बहुत सारी निकलती चली जाएंगी। अभी बड़ा मंगल आपने सुना होगा, नॉर्थ इंडिया में हर जगह बड़ा मंगल हो रहा है, 4 मंगल जो है खास मंगल होते हैं, तो उसमें उनको बड़ा मंगल कहा जाता है, जगह जगह भंडारे और ये सब भी खुलवाए। बड़ा मंगल का ट्रेडिशन क्या है? अवध की एक नवाब होती थी आलिया बेगम, उनके सपने में बजरंगबली आए और उन्होंने कहा कि तुमको जो है बच्चे हो जाएंगे अगर तुम मेरा एक बड़ा मंदिर बनवा दो। अब जो बेगम थी उन्होंने अलीगंज में एक बड़ा सा मंदिर बनवाया हनुमान जी का। अब बेगम ने, मुस्लिम बेगम ने हनुमान जी का मंदिर बनवाया। उसके बाद में उनको संतान जब हुई, उनको जब बच्चा पैदा हुआ, तो उस महीने में जो चारों मंगल पड़े उसको उन्होंने बड़े मंगल कहलवाए और जगह जगह भंडारे खोल दिए। अब इस बार मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी के लोग जगह जगह बड़ा मंगल कर रहे हैं। इनको पता चल जाए कि यार हिंदुस्तान की परंपरा देखो, एक मुसलमान है, एक बेगम है और वो बड़ा मंगल मना रही है, और उसके ट्रेडिशन पर मतलब लखनऊ में बड़ा मंगल होता था,
अब जो है नॉर्थ इंडिया में बड़ा मंगल एक बड़ा चलन बना दिया। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि चीजों को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब इसका कोई छोटा जवाब हो नहीं सकता था, इसके लिए मुझे माफ करिए, क्योंकि मैं कभी कभी खुद भी उलझता चला जाता हूँ, इतने सारे थ्रेड्स बनते चले जाते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि बताना ये पड़ेगा कि मंदिर तोड़ना या धर्म स्थान तोड़ना वो तो मध्यकाल की प्रवृत्ति थी। जो भी मिडिवल राजा थे उन्होंने तोड़े, बौद्धों के कितने स्तूप तोड़ दिए गए, जैनियों के कितने स्तूप तोड़ दिए, किसने तोड़े? जो शैव राजा थे उन्होंने तोड़ दिए, वैष्णव राजाओं ने तोड़ दिए। एक बंगाल में राजा होता था शशांक, उसने जाने कितने मठ तोड़ दिए, पुष्यमित्र शुंग ने तोड़ दिए। तो ये जो है प्राचीन और मध्यकालीन स्टेट का, उसकी पॉलिटी का एक नेचर होता था, जहां वो दूसरे के धर्म के ऊपर एक हमला करके डिमोरलाइज उसको किया करते थे। तो एक तो ये चीज हमें समझानी पड़ेगी। दूसरी चीज अगर मैं 2 मिनट ले लूं, और जो प्रश्न आया था कि शिवाजी और औरंगजेब के कॉन्टेक्स्ट में जो दंगे हो रहे हैं, शिवाजी और औरंगजेब के संदर्भ में जो 7 जिलों में दंगे हो रहे हैं, देखिए सर, इसका कोई छोटा एक मतलब सोल्यूशन तो है नहीं। अगर होता तो आप लोग मुझसे बहुत पहले निकाल लिए होते, क्योंकि इतिहास पढ़ने पढ़ाने वाले लोगों से ज्यादा समझदार वो लोग होते हैं जो जमीन पर उसका सामना कर रहे होते हैं, इसलिए आपने जरूर उसका समाधान निकाल लिया होता। बतौर एक इतिहासकार मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इतिहास का एक तो मेगा नैरेटिव होता है और एक उसके सब नैरेटिव होते हैं, और सब नैरेटिव्स में रीजनल नैरेटिव्स भी होते हैं। आप महाराष्ट्र से हैं, महाराष्ट्र में एक समय में क्या होता था कि महाराष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना में शिवाजी रचे बसे हैं, और तिलक ने, लोकमान्य तिलक ने, तिलक महाराज ने शिवाजी की सांस्कृतिक चेतना को पकड़ा और शिवाजी उत्सव मनाए। कोई कह सकता है कि अरे उन्होंने तो धर्म ला करके जो है राजनीति में शामिल कर दिया। आज क्या करना पड़ रहा है? आज अगर हमें मंदिर मंदिर घूमना पड़ रहा है तो हमें धर्म से वैलिडेशन तो लेना पड़ रहा है कहीं ना कहीं। देखिए, तथ्य को या तो पूरा स्वीकार कर लें या तो फिर खाएं हैं। तो लोकमान्य तिलक को लगा कि शिवाजी के उत्सव के नाम पर बहुत बड़ी भीड़ जुटती है, तो इसी का क्यों ना उपयोग कर लिया जाए और इसको बड़ा जलसा बना दिया जाए और लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ हम मुखर करें। अब यही शिवाजी है। कोई कह देगा अरे यार, शिवाजी ने तो ये कहा, शिवाजी ने वो लिखा, ठीक है, शिवाजी के बारे में आप ये करिए। मैं कहता हूँ नहीं, एक बात कर रहे तो एक बात करिए। मैंने कहा शिवाजी को एक सांस्कृतिक प्रतीक बनाया लोकमान्य तिलक ने। लोकमान्य तिलक कौन थे? कांग्रेस से जुड़े हुए थे। लोकमान्य तिलक के बाद मराठी जो है सांस्कृतिक अस्मिता के भीतर शिवाजी बने रहे, उस पूरे दक्कन के रीजन के अंदर बने रहे, जो कहीं ना कहीं, जिसको फितना का सिद्धांत कहते हैं, बहुत मैं उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, लेकिन केंद्र के खिलाफ बगावत करने की प्रवृत्ति, वो फितना कहलाती थी। तो अंडरविंग कहते हैं कि ये फितना था। इस पूरी मिट्टी, इस पूरे दक्कन के इलाके में इस वजह से कल्चरली सेंटर को अपोज करने की बड़ी प्रवृत्ति रहा करती थी, तो उसको हमने अपनाया। ये वही तिलक महाराज हैं जिनसे एक बार ये पूछा गया कि आप शिवाजी को सांस्कृतिक प्रतीक बनाते हैं, लेकिन शिवाजी तो महाराष्ट्र तक उनकी लोकप्रियता सीमित है। तो उन्होंने जो उत्तर दिया, उन्होंने कहा कि चूंकि मैं महाराष्ट्र की राजनीति करता हूं इसलिए मैं शिवाजी को प्रतीक बनाता हूं। अगर मैं उत्तर भारत की राजनीति करता, आप सोच सकते हैं कि तिलक ने किसका नाम लिया? अगर मैं उत्तर भारत की राजनीति करता तो किसका नाम आपके दिमाग में आया होगा? आप सोच लीजिए। माइक चूंकि म्यूट है इसलिए मैं पूछूंगा नहीं, लेकिन मैं जब भी पूछता हूं 10 लोग बोलते हैं गलत बोलते हैं। तिलक महाराज ने कहा, लोकमान्य तिलक ने कहा कि अगर मैं उत्तर भारत में राजनीति कर रहा होता तो अकबर को अपना प्रतीक बनाता। अब ये क्या है? देखिए, हम एक बहुत हिस्टोरिकल आयरनी और हिस्टोरिकल क्राइसिस से गुजर रहे। हमारे प्रतीक, हमारे अपने वो सिंबल्स, हमारी अपनी लिगेसी जो बहुत लंबे समय तक हमारे पास थी, उसको हमने त्याग दिया, हमने छोड़ दिया। जिसको आरएसएस ने छू लिया वो हमारे लिए त्याज्य होगी, उसको हम नहीं छूते हैं। ये बहुत एक गलत अप्रोच है। मतलब मैं कहूंगा कि ट्रीटमेंट ऑफ हिस्ट्री, अगर इतिहास के साथ कैसे ट्रीट करें, तो हमको एक मेगा नैरेटिव के साथ साथ सब नैरेटिव्स को भी पकड़कर चलना ही पड़ेगा। ये सबक है।
और ये सबक पिछले 10-12 सालों का सबक है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमने 1947-48 तक जो करेंसी कमाई थी, वो करेंसी चलती रही 2014 तक, वो सिक्के खर्च हो गए क्योंकि हमने नई कमाई की नहीं। अब वो नई कमाई करनी पड़ेगी, और वो कमाई करने के क्रम में मैं आपको कहूंगा कि हमें नैरेटिव पकड़ने पड़ेंगे, नैरेटिव पे काम करना पड़ेगा, और वो केवल मेगा नैरेटिव नहीं, सब नैरेटिव भी पकड़ने पड़ेंगे। आप महाराष्ट्र में बैठे हैं, आज नहीं 10 साल के बाद भी अगर आप मुझसे कहिए कि इस सांप्रदायिक राजनीति का मुकाबला आप किस चीज से कर पाएंगे, तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र की मिट्टी में तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक बहुत बड़ा प्रतीक है, जिस प्रतीक के साथ आप उनको काउंटर कर सकते हैं। लेकिन तिलक को भी आपको एक बार, शिवाजी को भी आपको अप्रोप्रिएट करना पड़ेगा, और ये पॉलिटिकल कंपल्शन है। मतलब मैं अगर कहूं तो मेरे अंदर मैं 10 साल के बाद में अपने स्टेटमेंट से मुकरूंगा नहीं, और अगर कम्युनल फैसिज्म की ग्रास रूट जो है उसको उखाड़ फेंकना है, तो हमें सब नैरेटिव्स पर काम करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। लेकिन अभी भी सवाल हैं लेकिन नहीं ले सकते। मैं सबकी सबकी माफी चाहता हूं क्योंकि हम लोग अभी लगभग 5:45 बजने हैं और अंत की ओर आ रहे हैं। मैं मीनाक्षी जी से दरख्वास्त करूंगा कि वो सभा को संबोधित करें। वैसे अपने साथियों को जय जगत। वैसे सौरभ जी की बात करने के बाद कुछ और कहने की मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत है। उन्होंने बहुत ही सारगर्भित तौर पर और साथ साथ में एक बड़े ही बातचीत नुमा अंदाज में या ये कहें कि किस्सा गोई के अंदाज में अपनी पूरी बात रखी, जिसकी वजह से जो बहुत ही जटिल विषय था वो बहुत सरल और बहुत ही सुग्राह्य बन सका। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सुमित ने बहुत ही सटीक सवालों के जरिए इस बातचीत के सिलसिले को चलाया। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं केवल 2 पॉइंट्स के साथ अपनी बात खत्म करूंगी। इतिहास के पक्ष में मैं ज्यादा बात नहीं रख रही हूँ क्योंकि बहुत विस्तृत बातचीत हो चुकी है। लेकिन जो विज्ञान के प्रसंगों को भी समाप्त करने की कोशिश हुई है, 2 खास तौर पर चैप्टर्स निकाले गए हैं। एक तो डार्विन के चैप्टर को निकाला गया, और उसके साथ साथ आंखों के बारे में जो तमाम उसकी परतें हैं और उसका जो वैज्ञानिक शोध है उसको भी निकाला गया। और ये दोनों चैप्टर निकालते वक्त ये कहा गया कि पाठ्यक्रम को कम बोझिल करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। दोनों ही बातें सही इसलिए नहीं लगती कि ये दोनों विषय ऐसे नहीं हैं जिससे कि पाठ्यक्रम बोझिल बने, बल्कि ये दोनों ही चैप्टर ऐसे हैं जिनकी वजह से एक सही दृष्टि और एक सही दृष्टिकोण का विकास हो सकता है। तो शायद कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि हम किसी प्रकार के दृष्टिकोण को परोसना चाहते हैं, और इसलिए हमारी दृष्टि से जुड़े विज्ञान को भी हम कहीं ना कहीं नहीं पढ़ाना चाहते या नहीं दिखाना चाहते। दूसरी बात जो डार्विन को लेकर के है, मुझे लगता है कि तमाम जो भी कट्टरपंथी सोच रही है उसको ये चैप्टर हमेशा चुभता रहा है। और अगर आज के हमारे मौजूदा सत्तारूढ़ दल की बात करें या व्यवस्था की बात करें, तो उनको हमेशा से इसमें तकलीफ है कि अगर हमें ये मानना पड़ेगा कि डार्विन के सिद्धांत के मुताबिक ही मानवता की उत्क्रांति हुई है, तो फिर हमें ये भी मानना पड़ेगा कि हम बहुत खास नहीं हैं। हमें और हमारे जो एप परिवार के साथी हैं, उनमें और हम में डीएनए का बहुत कम अंतर है।
और हमारा एक क्रमिक विकास, उत्क्रांति का विकास होते होते हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और फिर जब हमने अगर ये मान लिया तो ये जो 84 लाख योनियों में कुछ योनि बहुत श्रेष्ठ है, और फिर उसमें भी मनुष्य योनि में फिर कुछ बहुत सर्वश्रेष्ठ हैं, और जो दूसरे बार जन्म लेते हैं जो द्विज हैं तो वो बहुत ही अति श्रेष्ठ हैं। ये जो पूरा उसके साथ चलने वाला कथन है वो झुटलाया जाएगा। और फिर जब हम मान लेंगे कि मानव समुदाय की उत्क्रांति हुई है तो मानना पड़ेगा कि जो मानवता है, संपूर्ण मानवता, वो अफ्रीका में शुरुआत हुई उसकी। और फिर ये भी मानना पड़ेगा कि वहीं से धीरे धीरे अलग अलग कालखंड में मानवों के समूह और उनके कारवां धीरे धीरे यहाँ तक पहुंचे। तो फिर ये जो पूरी मातृभूमि, पितृभूमि और फिर पुण्य भूमि वाला पूरा प्रसंग है, उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो जाएंगे। तो विज्ञान के भी साथ पहली बार छेड़छाड़ हुआ। ऐसे में हमारे सामने ये भी सवाल उठता है कि एक ऐसा समाज जहां पर आज भी टीवी के कार्यक्रमों में हम डायन के बारे में शो दिखाते हैं, हम जादू टोने को दिखाते हैं, हम अश्वत्थामा के जिंदा होने को दिखाते हैं, और इस तरह के तमाम चीजों को हम प्रचारित करते हैं। अचानक से गणेश जी दूध पी लेते हैं, फिर हमें बताया जाता है कि सांप जो है उसके पास कोई खास मणि होती है, वो दूध पी लेता है, जबकि हम सबको पता है कि उसके अंदर तो लिख करने की क्षमता ही नहीं होती, सुन नहीं सकता, तो वो सपेरे के बीन बजाने पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ईयर ड्रम्स उसमें नहीं होते। तो ये जो तमाम तरह के कुमंडूकताओं को जगह मिलती है, उसको चैलेंज करता है। अगर हम डार्विन को पढ़ाएंगे तो ये सब कुछ चैलेंज होता है। तो कहीं ना कहीं पहली बार काफी थरो काम हुआ है। मतलब अब की बार ऐसा हुआ कि सिर्फ अपने आप को इतिहास, समाज विज्ञान और राजनीति तक सीमित न करते हुए उन सब के सत्य के जड़ में जो विज्ञान है, जिसको विनोबा जी विवेकपूर्ण ज्ञान भी कहते थे, वहां तक चोट करने की कोशिश हुई है। और वो इसलिए हुई है कि उसी के जरिए कुछ समुदायों की जो प्राधान्यता है वो बरकरार रह सकती है, और उसमें पूरे दुनिया में एक बड़े वर्ग को उस प्राधान्य को बरकरार रखने की लालसा है। और इन दिनों जिस देश की पूरी दुनिया में एक चौधराहट सी कायम होती जा गई है, उस देश में भी जहां पर अब की बार ट्रम्प सरकार के नारे लगे, वहां पर भी इस तरह के प्राधान्यता को संस्थापित करने की सुनियोजित कोशिश हो रही है। और उसमें डार्विन बहुत सबको अनकंफर्टेबल करते हैं, बहुत डिस्कम्फर्ट पैदा करते हैं। और उसी के साथ फिर और तमाम चीजें जुड़ी हैं, जिसमें स्त्री पुरुष के बीच के भेद समाप्त होते हैं, जिसमें जातियों के बीच के भेद पर सवाल खड़ा होता है, जिसमें ये कहीं ना कहीं स्पष्ट होता है कि जेनेटिकली ऐसे करके कोई भेद नहीं है। तो ये तमाम चीजें और सवाल खड़े न किए जाएं, इसके लिए इस बार विज्ञान पर भी प्रहार करने की कोशिश हुई। और हम सब लोगों को एक राजनीतिक कार्यकर्ता के हैसियत से इन तमाम चीजों को समझने और इसके पीछे की असल मंशा को जानने की जरूरत है, जिसके तहत आज एक ये पहली कड़ी के रूप में ये सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें बहुत ही खूबसूरती के साथ सौरभ भाई ने और सुमित जी ने अपने संवाद और संप्रेषण के जरिए हमको बहुत सारी बातों को जानने समझने का अवसर प्रदान किया। अंत में केवल इतना और जोड़ूंगी कि शिवाजी के बारे में जो लोक नायक के रूप में एक रीजन में जिनकी एक महत्ता है, ये भी याद रखा जाए कि उसी रीजन के एक अन्य व्यक्ति जिनको अपने आप को वीर कहलाना बहुत पसंद था, उन्हें शिवाजी इसलिए नहीं सुहाते थे कि उन्होंने जब एक युद्ध के बाद युद्धबंदी के तौर पर एक महिला को लेकर उनके सामने प्रस्तुत किया गया, मुस्लिम महिला को, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इन्हें बाइज्जत
वापस पहुंचाना चाहिए। और बहुत सालों के बाद जो अपने आप को वीर कहलाते थे, उन्हें ये नागवार गुजरा कि ऐसा उन्होंने करके जैसे तो अपने कम पुरुषता को दर्शाया है। तो जब हम किसी क्षेत्रीय नायक और लोक नायकत्व को स्वीकार करते हैं, तो बहुत अच्छा भी हो सकता है कि हम उसकी कई परतें सामने लोगों के रख सकते हैं और उसके जरिए भी हम हमारा अपना जो दृष्टिकोण है उसको स्पष्ट कर सकते हैं। ना कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी। जय जय। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आशुतोष भाई एक 30 सेकंड ले सकता हूँ बस? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक तो मुझे मतलब एक आभार देना है संगम परिवार के साथ आके, तो मुझे लगता है कि अपने परिवार में बैठ के बात करनी जो है करने का मौका मिला। तो मीनाक्षी बहन, आशुतोष भाई, सुमित भाई, भारती ताई, ये सारे लोग और बहुत सारे लोग, बाकी लोगों से भी मेरा बड़ा अच्छा परिचय है, सबका आभार। मीनाक्षी बहन ने जो बात कही, दरअसल इस पूरे कॉन्वर्सेशन को कंप्लीट करने वाली बात है। ये आयाम छूट जाता तो शायद ये बातचीत अधूरी रह जाती। और डार्विन के ऊपर की कंट्रोवर्सी के बाद बंदर से हम इंसान कैसे बने, और दूसरा एक हम सबकी परदादी जो है होती थी एक लूसी, मतलब आज से 32 लाख साल पहले एक फॉसिल मिला था इथियोपिया में, तो मैंने उसको कहा कि वो हम सबकी परदादी हुई। जानबूझकर के 2 वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाले हैं, बहुत ही सरल भाषा में है, आप उनको देखिएगा तो कम से कम उस जो है पूरे डार्विन वाला जो इन्होंने ओमिशन किया है उसका जवाब देना बहुत आसान हो जाएगा। बस ये 2 चीजें मुझे कहनी थी। हालांकि मीनाक्षी बहन के बाद फिर से कुछ बोलना धृष्टता थी, इसके लिए माफी चाहूंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सभा यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लाइव रोक देता हूँ।